जूम कर देती है। मैं थोड़ा सा ज्यादा, इससे ज्यादा जूम होगा नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे करके स्लो मोशन में दिखा रही हूँ, आप सिर्फ नोज पे ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ बोन्स हैं, दिख पा रहे हैं आप? एक, yes, ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर में देखिएगा, टीथ के ऊपर से जाती हुई एक लाइन है जो नोज को डिवाइड कर रही है। इसे पेन नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं? एक डिवीजन है इसके बीच में, देख रहे हैं? और ये बिल्कुल हमारी जो पैलेट है, तालू है जो हमारा जिह्वा का, जो हमारे मुख द्वार का जो तालू है, जो मुख द्वार की छत है, वो नीचे ये रही इसके। ये ये छत देख पा रहे हैं? ना कि प्लीज मुझे बताते भी रहे साथ साथ में। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, या मैं स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा करूँ? समझ पा रहे हैं? पैलेट जो बताया आपने वो क्लियर नहीं हो रहा। पैलेट ये देखो बेटा, जो नीचे फ्लोर से दिखाई दे रही है, दांतों के ऊपर का जो भाग आ रहा है, नाक के ऊपर देखो, जो एक हाँ हाँ। गुफा सी बनी हुई है, इस गुफा के नीचे एक बेस बना हुआ है। जी ये मैम। बेस जो, जी हाँ जी, जो बेस है ना, इसको कहते हैं तालु। ठीक है, नाक की सतह से देखोगे तो कौन सी बोन आ जाती है? ये इथेनॉइड होती है, सेफेनॉइड होती है, कौन सी आती है? क्या कहते हैं इसको? इथेमॉइड बोन, सेफेनॉइड बोन, हमने पढ़ा था ना? एथमोइड बोल। यस। ठीक वो है। तो ब्रेन। हाँ जी, इसे हम एक और चीज भी आपको याद आएगा, हम पढ़ते हैं हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ऐसे करके भी पढ़ते हैं, आपको अगर याद होगा। तो ये पैलेट जो है, अगर ये मुख द्वार में आ जाएगा तो इसको पैलेट कह देंगे। ऊपरली साइड पे आ जाएगा तो उसको हम क्या कह देंगे? बोन के नाम दे देंगे, मतलब कि नोज का बेस बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे। जो सूत्र नीति होती है ना, इस वाली जगह पर घसीटते हुए जाती है आगे, सूत्र जो जाता है, ठीक है, ये इस जगह से घसीटते हुए जाता है। फिर यहाँ से देखिए, ये सामने की तरफ, आपको पीछे की तरफ ना एक छेद से दिखाई दे रहे हैं, पीछे के बोन्स दिखाई दे पा रहे होंगे आपको, राइट? इससे आते हैं मुख के द्वार में नीचे यू टर्न लेते हुए। तो मैं थोड़ा सा यू ऐसे घुमा के दिखाती हूँ। सुंदरी, थोड़ा मुंह इधर करें, इसमें डायसेक्शन कर पाए। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ये रहा, यहाँ से आगे से सूत्र जाएगा। ठीक है, नीचे वाली जो बिल्कुल दांत के ऊपर वाला एरिया जो आ रहा है, जो बोन आ रही है, यहाँ पे जो मसल्स होंगी, आप उसको भी, मसल्स को थोड़ा प्लीज अभी मत रखिए दिमाग में। अभी समझिए कि इसी बोन के ऊपर वो घसीटते हुए सूत्र जाता है। ठीक है, इस एरिया को घसीटते हुए जाता है। तो जल नीति होगी, सूत्र नीति हो गई, ये सारी चीजें कैसे करती हैं काम? ऐसे, ये देखिए छोटी सी गुफा दिखाई दे रही है आपको, देख पा रहे हैं? छोटी सी खिड़की से लग रही है बीच में, ये वाला एरिया, यहाँ इसके पीछे से जाता है। ये पूरा एरिया पीछे की तरफ ऐसे ऐसे घूमते हुए जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा है? ये देखिए, ये गुफा समझ आ रही होगी, मैं इसको पूरा घुमाने की कोशिश कर रही हूँ, पर स्क्रीन पे ज्यादा ना आ नहीं पाएगा। क्लियर हो रहा है? ये देखिए, ऐसे अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये पीछे से बनी आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ से कुछ हेल्प मिल पा रही है कि कैसे होती है बोन, नोज की बोन कैसे बनी हुई होती है, उसका स्ट्रक्चर सामने से कैसा होता है? अगर नहीं आ रहा है तो कुछ और चीजें भी हैं, मैं वो वहां से भी आपको क्लियर कर सकती हूँ। ओके, एक सेकेंड। मैम जो दोनों नाक हम्म के बीच में खून है, हम्म तो हम्म। वोमर बोलते हैं, वही है क्या? हाँ वोमर जी, एग्जैक्टली। वोमर बोन एग्जैक्टली इसमें नहीं आएगा, जैसे कि इसमें अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये इथमोइड बोन आ गई ऊपर वाली। ठीक है, ये आ गई, जो ग्रीन वाला पार्ट है, दैट इज योर इथमोइड बोन। ठीक है, फिर आता है ये मैक्सिला बोन आ गई, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। ये आ गया इथमोइड। साइड वाले को देखिए कौन सा आता है, जैसे कॉन्कास मीन्स लाइक, जो हमें साइड से प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह की चोंच बनती है, वैसे वाला। ठीक है, ये वोमर है पीछे की तरफ।
ये दिख रहा है, जो डिवीजन है, दोनों को डिवाइड करता हुआ जो होता है उसे वूमर कहते हैं। जी ये ठीक है, अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मुझे याद नहीं रहा कि इस पे क्लिक करके करती तो पहले और ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाता। ये दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, ये वूमर है जो डिवीजन ले रहा है। इसी का आगे हम सेप्टम जैसे कहते हैं ना, सेप्टम जो होता है कार्टिलेज का बना होता है, वो इसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है। ठीक है, अब ये हो गया क्या, ये कॉन्काज है जिस पे मैंने क्लिक करा अभी, ग्रीन कलर का, ये कॉन्का है। इससे क्या होता है, ये मेरी आंख को और जो मैं हमारे गाल के आसपास का जो एरिया होता है ना, आंख के पास वाला एरिया होता है, कभी कभी जहाँ पेन भी होता है समटाइम्स, जब जुकाम गया ज्यादा होता है, ये दिख रहे हैं, ये वाली हड्डी, ये डिवाइड करती है, नाक को साइड से कवर करने के लिए होती है। ठीक है, ये वोमर हो गया, ऊपर वाला भाग हो गया इथमोइड बोन, नीचे वाले भाग को एक बार देख लेते हैं, नीचे वाला भाग मैक्सिला, और ये वाला एरिया आ गया। क्लियर हो गया आपको यहाँ से? जी मैम। चले थोड़ा सा अब आगे बढ़े हैं इसके अंदर, या भी इसके अंदर कुछ और देखना बाकी है? ये अब देख रहे हैं, एक चीज ये दिख पा रहे हैं आप, ये छोटे छोटे से डॉट है दो साइड में, इस पे भी एक डॉट है, छेद सा है, एक यहाँ पे भी छेद सा है। साइनस है क्या? साइनस। गुड। आपको एक चीज और इसके पे दिखाना चाहूंगी मैं यहाँ से। यप, ये है। जी, अब देखिए थोड़ा सा बोन को यहाँ पे आप समझ पाएंगे, नोज की बोन कैसे होती है, ये समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये टुकड़े 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 कर दिए उन्होंने, थोड़ा सा डिवाइड कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये जो वो डिवीजन था, क्या था इस डिवीजन का नाम अभी आपने पढ़ा? वूमर। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया, और ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो थोड़ा देखने में ये कैसा लग रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, अगर मैं इस पोर्शन को ना देखे तो? एक सेकंड, बताएं कैसा लगता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला नहीं, हम सॉरी, ये वाला पोर्शन देखने में कैसा लग रहा है, ये क्या है? कार्टिलेज कार्टिलेज जैसी। लग रहा है इधर। नहीं 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 नहीं, क्या किसी ने कुछ और बोला, कार्टिलेज नहीं कुछ और? डिवीजन कर रहे हुए। नहीं 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 नहीं, आपको देखने में क्या लग रहा है कि कैसा है ये? चोंच लग रहे हैं कौवे की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हमारी नाक जो होती है उनसे बनी हुई होती है, इसलिए उनके जो एक्सटर्नल एयर्स होते हैं वो यहाँ पे, ये छोटा सा डॉट देख पा रहे होंगे अगर आप, ये एक छोटा सा डॉट है यहाँ पर, देख रहे हैं? ऐसे ही उनकी सांस लेने का जो नीचे जो नाक होती है वो यहाँ होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, और ये हमारे पास जो होता है ह्यूमंस में, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया जाता है, और एक ये विंग्स में अगर हम कहे जो साइड का वो था हमारा पार्ट कॉन्गा वाला। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये कौन का, और वो जो बॉल है वो उसका क्या है? इसकी वजह से हम ह्यूमंस की नोज डिफरेंट हो जाती है, अदरवाइज हम भी ऐसे चोंच नुमा होते हैं, हमारा भी नाक और मुंह दोनों एक जैसे लगता है फिर, जैसे चोंच से हमारा मुंह बंद रहता है ना, ये देखो चोंच जैसा लग रहा है ना, जैसे तोते का या कौवे का कुछ ऐसा था। जी। ठीक है, जो उनका होता है माउथ भी कुछ इसी आकार का बना हुआ होता है, वो आपस में जुड़ जाता है। हम जब अगर आप कभी कभी नोटिस करा हो बचपन में, कभी ध्यान दिया हो इस चीज पे भी, या कभी कुछ ऐसी पिक्चर्स देखी हो, कभी सामने आया हो, तो आपने नोटिस करा होगा कि जो एम्ब्रियोलॉजी में होती है वो कई सारे जानवरों की, या कह लीजिए कई सारे डिफरेंट योनियों की एक हम जब हम एम्ब्रियोलॉजी में वो चीज को हम देखते हैं, वो ऐसे ऐसे बनते हुए निकलता है, फिर देन लास्ट में आके ह्यूमन बनता है। कभी किसी नोटिस करा है ये वाली चीज, मतलब पढ़ी हो या देखा हो? कभी एम्ब्रियोलॉजी को नोटिस करा है किसी ने, कि कैसे एक कर्ण से वो धीरे धीरे एक शिशु बनता जाता है, तो वो कितनी सारी फॉर्म्स लेता है?
और वो फॉर्म्स कभी मछली की जैसी होती है, कभी किसी की जैसी लगती है, कभी किसी की जैसी। नोटिस किया कभी? ऐसे ही हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जो कहीं न कहीं आज भी उसी तरह से हैं जो एक हम जैसे जानवर की योनि में जब थे, जैसे हम कहते हैं ना कि हम पहले हम होमो सेपियंस हैं, तो हम कई कई कहते हैं हम चिंपैंजी हमारे पूर्वज थे या ये एक ओरेंगुटन हमारे पूर्वज थे, कोई कहता है कि ये हमारे पूर्वज थे। तो ऐसे अलग-अलग नाम से हम कहते हैं ना कि ये बंदर हमारे पूर्वज थे अगर हम बोले तो। तो कहीं न कहीं उनके जैसा हमारे हमारे ऊपर कहीं न कहीं चीज़ें हमें देखने को मिलती है, कभी किसी की पूँछ आ जाती है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना कहीं न कहीं आप देखोगे ये जानवरों में इस तरह सा कह लीजिए ऐसा देखने को मिलेगा, बर्ड्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो कहीं न कहीं हमसे काफ़ी चीज़ें सिमिलर करती हैं। कुछ न कुछ आकार के अंदर हमारे अंदर कई चीज़ें मिलती हैं। ऐसा बहुत सारे आकार आपको मिलेंगे, जो हमारे ब्रेन पे भी होते हैं और उससे हमारे आसन भी रिलेट करते हैं। आसन जो हम करते हैं ना पद्मासन, सिद्धासन और एक भद्रासन इवन पश्चिमोत्तानासन, ऐसे कई सारे आसन दिखेंगे जो ब्रेन में कई ऐसी शेप्स हैं हमारी बॉडी की, वैसी देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है? ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था, एक चीज़ मैंने थोड़ी-सी क्लियर की थी। अभी तक तो क्लियर हो रहा है? बोन शेप वगैरह क्लियर हो रही है? बोल के बता दीजिए प्लीज़। जी, जी, जी। जी, ठीक है। तो इसमें अब किसी को डाउट है कि किस फ्लोर पे और कैसे जाता है और किस तरह से हमारा नोज़ काम जो सूत्र है वो कैसे काम करता है? ठीक है? थोड़ा-सा अब यहाँ से क्लियर हो रहा होगा क्योंकि शेप अब आपको जब तक आपको समझ आनी शुरू होती है, इमेजिनेशन उस तरह से मूव करती है हमारी। ठीक है? अभी जैसे कि मैंने बताया था कि ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जितने भी होते हैं, ये बल्ब होता है, ओल्फैक्टरी बल्ब, ये वाला, गलत ना कर दिया। ये, दीज आर द ओल्फैक्टरी बल्ब। तो ये क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं लिम्बिक सिस्टम में। लिम्बिक सिस्टम को अभी नहीं हम पढ़ेंगे और वैसे भी नहीं आया, बट ओवरऑल लिम्बिक सिस्टम हमें हेल्प करता है कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होने चाहिए, चीज़ों को कैसे हम याद रखते हैं या मेरी जो हैबिट्स हैं, वो कैसे काम करती हैं, वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर आती हैं, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना कि आदतें बनती रहती हैं धीरे-धीरे, एक दिन में तो बनती नहीं है, लंबा समय लगती है। तो उसमें हमारी श्वासों का कैसे रोल होता है, ये यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम के अंदर आता है। योग में लिम्बिक सिस्टम को बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से। हाल-फिलहाल अभी हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। पर लिम्बिक सिस्टम इज़ द एक्चुअल कोर ऑफ द प्राणायाम टू अंडरस्टैंड हाउ आवर ब्रेन एक्टिवेट्स, कैसे एक्टिवेट होता है और कैसे वो अपना कार्यशीलता को बढ़ाता है, आदतें बदलती है, चित्त की वृत्तियों में निरोध हो पाता है और कैसे हम अपने अंतःकरण के अंदर धीरे-धीरे अपनी लिमिट को समाते रहते हैं, उसके अंदर क्रॉस करते रहते हैं। जैसे कि अभी जो हमें जन्म दिया, तो कहीं न कहीं कर्मों के साथ जाता जा रहा है ना, अब यही पिक्चर जब हम योग कर रहे होते हैं ना, तो इसको रिवर्स में आप ले लीजिए, वही सेम पिक्चर रिवर्स में जा रही होती है। सब कुछ हम पैक करके वापस अपनी उस रियल पिक्चर में चले जाते हैं, जीवात्मा में चले जाते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम का उस समय कैसे रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम में कैसे पहुँचते हैं, ये मेडिकली हम इसको थोड़ा जोड़ूँ तो वो कुछ इस तरह से बनता है। लिम्बिक सिस्टम इससे ना बस आप इतना याद रखिएगा, ठीक है? अगर आगे इन फ्यूचर जब आप इसको ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको मज़ा आएगा इसके अंदर। ये बहुत ही कनेक्टेड है आपस में और चीज़ों को समझने में हमें ईज़ी होता है, ठीक है? इसलिए हमें अरोमा थेरेपी और ये जो हम कहते हैं ना कि भगवानों को फूल ज़रूर चढ़ाने चाहिए, दिस इज़ द रीज़न। ये रीज़न होता है कि परमात्मा को या भगवानों को हम फूल क्यों चढ़ाएँ? क्योंकि जब हम उनको फूल अर्पित करते हैं, तो वो फूलों की जो सुगंध होती है, सिर्फ़ कुछ ही फूल हैं ऐसे और कुछ फूल ऐसे हैं, आपने नाम भी सुना होगा पारिजात का फूल है या हम कमल के फूल की बात करते हैं या गुलाब की या मोगरे की बात करते हैं। कुछ चुनिंदा फूल आपने नोटिस करे होंगे, वही फूल भगवानों को ज़्यादा अर्पित करे जाते हैं। हर प्रकार का फूल नहीं अर्पित करा जाता, अगर आपने नोटिस करा होगा तो। तो उस हर प्रकार के फूलों की सुगंध जो होती है वो हमारे सिस्टम को न्यूरोलॉजिकली कैसे अफेक्ट करती है ये यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है? यहाँ पे इस चीज़ को हम और इसको समझते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी ना तो ये कोर्स में और ना अभी इतना हमारे पास समय है। तो इतना थोड़ा-सा छोटा-छोटा समझ लेते हैं कि लिम्बिक सिस्टम में क्या-क्या होता है। एक हिप्पोकैम्पस होता है, एमिग्डाला होता है और हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है? ये सब चीज़ें मैं आपको सेंड कर दूँगी, डोंट वरी, ठीक है? और ये क्या करते हैं हमारी जैसे इमोशंस हैं, लर्न करते हैं हम कोई चीज़, मेमोरी हो गई, मुझे कोई चीज़
सेंसिटिवली भी मुझे किसी चीज ने, इमोशनली मुझे किसी चीज ने हर्ट करा, हिप्पोकैम्पस ऑल्सो प्लेज इन साइकोलॉजी एज वेल। साइकोलॉजिकली आप किसी चीज को कैसे परसीव कर रहे हो, बचपन का कोई लगा कोई धक्का, इमोशनल डैमेज, वो भी यहाँ पे इफेक्ट करता है। साइकोलॉजी का भी हम खत्म कर चुके हैं ना, तो हिप्पोकैम्पस देयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एज वेल। इसलिए यौगिक क्रियाएं हमें अफेक्ट करती हैं, इसलिए हमें त्राटक हेल्प करता है। ये त्राटक है, इनडायरेक्टली मैं आपको समझा रही हूँ, ये जो चीज समझा रही हूँ इनडायरेक्टली आपको त्राटक समझा रही हूँ। ये आप इसको अच्छे से देखिएगा, ये वाला जो ये दिखा, ये जो ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये शेप को बस आप ध्यान रखिएगा। ये शेप कैसे कैसे उसमें होती है, ये काम आती है हमारे समझने के लिए, किसमें, त्राटक को समझने में, ठीक है। देन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रेशन, ईटिंग, ड्रिंकिंग, सेक्सुअल बिहेवियर्स। अभी हमने इमोशन को समझा, लर्निंग को और मेमोरी को। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, इमोशंस, जितने भी इमोशंस है, रोना आ रहा है, मुझे उसकी बात चुभ गई। समटाइम्स वी डोंट हैव रीजन कि मुझे उसकी बात चुभी क्यों, कोई रीजन नहीं होता, बस हमें चुभ गई बात और हमें रोना आ गया। और कभी कभी हमें बस गुस्सा आ गया, क्यों आया नहीं पता, बस आ गया। मतलब हमारे पास कोई अच्छा वैलिड रीजन नहीं है जिसके बेस पर मैं ये बात कह सकूं कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द इमेच्योरिटी ऑल्सो। आप अपनी बात को ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, आपने इतने विचारों पे मंथन नहीं करा, स्व अध्याय नहीं करा है, इसलिए आपने अपने कुछ ऐसे इमोशंस को एक जवाब या कह लो एक रूपता नहीं दी। इस वजह से कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं समझ आता कि हमें रोना क्यों, हमें वो वाली बात क्यों बुरी लगी है, वो वाली बात पे हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। होता है ना, बहुत बहुत सी ऐसी चीजें ऐसी होती है जिसको हमने रूप नहीं दे रखा होता, कभी सोचा भी तो नहीं होता, लेकिन हमने वो रूप नहीं दिया होता कि हमें ऐसी बात भी कभी बुरी लग सकती है। क्यों हमने कभी इस चीज के ऊपर मंथन नहीं किया होता, क्यों मंथन नहीं किया था, क्योंकि हमने कभी शास्त्र नहीं पढ़े। शास्त्र नहीं पढ़े तो क्या शास्त्र हमें इस तरह की चीजों को बताते हैं, क्या ये ऐसा कुछ करना है? हाँ जी, बताते हैं। सॉरी, शास्त्र में बताते हैं, शास्त्र कैसे करते हैं। शास्त्र कहते हैं, वेद हमें समझाते हैं छोटी सी छोटी बात को कैसे हमें लेना है, और वो इमोशंस हमें कैसे लेने हैं। जैसे हम उपनिषद पढ़ते हैं, योग उपनिषद पढ़े हैं, चाहे हम मुख्य 10 उपनिषदों को पढ़ें, उसके अंदर हम इमोशंस को और मेमोरी को कैसे एनहांस करना है, उदगीत हमें क्या सिखाता है, इन सब चीजों को हमें कंट्रोल करना सिखाता है। क्लियर आया, यहाँ से क्लियर हुआ, विच इज विद द साउंड एनर्जी एज वेल एंड स्वर। क्योंकि एक चीज जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक एक ही चीज की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। और ओम के लिए जरूरी नहीं कि इंसान का बोलना आना चाहिए, एक गूंगा इंसान भी ओम का उच्चारण करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी तक जो बोल रही हूँ वो क्लियर हुआ, जोड़ना भी बाद में सिखाऊंगी। अभी जो बोला वो शाब्दिक तौर पे समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा जी मैम। है? ठीक है, फिर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, मॉनिटर करता है, मीन्स वो देखता है कौन क्या कर रहा है। किसको देखता है, ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज, सॉल्ट को, ब्लड प्रेशर को और हॉर्मोन्स को, कौन कितना सिक्रीट कर रहा है। याद कीजिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑल फैक्ट्री बल्ब्स जो होते हैं, जो ऑल फैक्ट्री की जो प्रधानता होती है, वो इसके पास जाके चेक पोस्ट पे जाके अपनी कोई भी फाइल सबमिट नहीं करती है कि मेरी ये फाइल है, इसको रीड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले लीजिए। वो बस जाती है, अपना काम करती है, दैट्स इट। ठीक है, कौन, ऑल फैक्ट्री लोग, यानी कि जो सूंघने की शक्ति है या हमारी जो श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया नहीं बोलूंगी, सिर्फ जो वायु को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है, उसके बाद का जो है, चाहे वो सूंघने का हो चाहे वो दुर्गंध का हो। ठीक है, अब आते हैं एक बार इससे बनी, ओके। चलिए एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, विद क्विक रिवीजन इन विद इन मिनट्स। ठीक है, हमने जीआई ट्रैक्ट तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने वमन क्रिया पढ़ी, उल्टी कैसे करते हैं। उल्टी में हमने दो तरीके की उल्टी पढ़ी थी, कैसी उल्टी होती है, एक होती है व्याघ्र क्रिया और दूसरी कौन सी होती है, कुंजल।
कुंजल। कुंजल कब किया जाता है? एम्प्टी स्टमक या खाना खाने के बाद? एम्प्टी और व्याज? आफ्टर ईटिंग। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा वमन। फिर हुआ हमने वस्त्र धोती। अब पानी से तो हमने बर्तन साफ कर लिया, अब हमें थोड़ी सी रगड़ाई करनी है, हमें स्क्रबिंग भी करनी है। तो हमने स्क्रबिंग स्क्रबिंग किससे करी? वस्त्र धोती से। इसकी लंबाई का हम ध्यान रखेंगे, माप 22 to 25 feet लॉन्ग एंड 2 to 3 inches वाइड। ठीक है, ये माप जरूर ध्यान रखेंगे। फिर हमने दंड धोती करा। दंड धोती में हम कोशिश ये करते थे कि अभी तक तो वस्त्र हो रहा था, वस्त्र में अपना कोई तत्व नहीं था जो कोई ना कोई एंटी बैक्टीरियल या एंटी इंफ्लेमेटरी या एंटी फंगल एक इस तरह की प्रॉपर्टीज भी दे सके। प्लस वो जो वस्त्र था वो इस तरह का नहीं था कि वो चारों कोनों में घूम जाएगा। चारों कोनों से मतलब जो हमारी पाइप नुमा हमारी ये आकृति है हमारी इसकी पाइप नुमा ये, तो इसको चारों ओर से अच्छे से घुमावदार तरीके से इसकी सफाई कर पाएगा। तो मैंने क्या करा, सॉरी मैंने नहीं, योगियों ने क्या सोचा कि उन्होंने कहा कि दंड धोती में हम करेंगे। दंड धोती में किस में करेंगे? बेट से करते हैं, रंबा से या हल्दी से करते हैं। क्यों करते हैं? इनका साइज जो होता है और हमारे इसोफेगस से काफी मैच करता है, इस वजह से। अच्छा, इसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी भी होती है? अपनी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी अपने तत्व छोड़ते हैं जिससे हमारी बॉडी के लिए कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते, बल्कि गुड इफेक्ट्स हैं, अच्छे इफेक्ट्स हमें बॉडी में मिलते हैं। तो इसलिए हम इनको यूज करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ईसोफेगस में अगर कहीं भी कोई कहीं किसी जगह पे दबाव आ रहा है उसको खोलेगा, पॉलिप्स है उसको खोलेगा। पाइप नुमा के अंदर एक और पाइप नुमा अगर नाल डाल दी जाए तो उससे क्या होगा? उसका आकार वापस आने में, उसकी शेप वापस रिफॉर्म होने में हमें हेल्प मिलती है। इसलिए दंड धोती का एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट है उनमें से एक ये बेनिफिट है। अगले और यौगिक बेनिफिट्स भी इसके अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ इसमें नहीं लिखी हुई पर प्लीज मेंशन कर लीजिएगा, विच इज नियरली कितने मीटर थी? 4 मीटर या 6 मीटर? दंड धोती की कितनी लेंथ होती है कौशल्या जी? पता नहीं मैम, वो एग्जैक्टली पता नहीं। ओके, स्मिता जी? स्मिता जी आई थिंक ये फोन से थोड़ा शायद दूर है। प्रियंका जी? हाँ जी मैम, कल मेरा क्लियर नहीं हुआ, एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर थी। ओके, सुनीता जी? सुनीता जी भी शायद थोड़ा बिजी है। संतोषी जी? मैम मैं भी कल क्लास नहीं करी थी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आप एक बार सोच के देखिए कितनी लेंथ हो सकती है। अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें या तो ध्यान रखें, इतने फीट लॉन्ग अगर हम कपड़ा ले रहे हैं तो क्या नियरली इतना ही लंबा हमें दंड चाहिए होगा या इसके आधे में चाहिए होगा? आधा आधा। हम्म तो नियरली इतने मीटर, सॉरी इतने फीट लॉन्ग हमारा जाएगा। इसमें 22 to 25 feet लॉन्ग है, ठीक है। जबकि हमारा इसमें इतना तो 6 feet अराउंड का ही हमारा जाता है इसके अंदर, ठीक है। उसमें क्या होता है जिसमें से हमारा नियरली हम कोशिश करते हैं कि अगर कैथेटर होता है तो 6 feet लॉन्ग होता है, जिसमें से 1.5 से 2 फुट के आसपास तो वो बाहर ही रहता था कि मैं उसको हाथ में पकड़ के उसको आराम से खींच सके। और इसके अंदर मैं आपको पहले भी क्लियर करा था, मैं एक बार फिर भी लेंथ इसके अंदर लिख दूंगी। मैंने नहीं लिखा था, मैं लिख दूंगी एक बार इसके अंदर लेंथ, क्योंकि कंफ्यूजन वाली बात है एग्जैक्टली फिट का और उसको मैं इसमें एक बार मैंने सोच लूंगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमें थोड़ा सा बाहर रखना होता है। और दंड धोती में मैंने एक चीज और भी क्लियर करी थी, और वस्त्र धोती में इसको 3 पार्ट में हम करते हैं जब हम रियल लाइफ की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, 3 मीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। यस एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जब हम करते हैं तो पहले हम इसको हाफ अप करके करते हैं ताकि बॉडी इसको एडेप्ट कर सके और हम कर सकें। पहले यहाँ तक करा फिर इसको यहाँ तक लेके गए, ठीक है। वस्त्र धोती में पहले यहाँ तक करा, वस्त्र धोती में फिर पहले पहला स्टेप 1 ये करा, फिर V2 ये करा, फिर वस्त्र धोती में लास्ट में आके अमाशय में चला जाता है V3। ठीक है, दंड धोती में यही चीज हमारी D1 हो जाती है, फिर ये D2 हो जाती है। D3 का तो पोर्शन ही नहीं आता हमारा दंड धोती में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं लघु शंख प्रक्षालन और पूर्ण शंख प्रक्षालन में। एक तो इसके अंदर वाटर का डिफरेंस आता है कि कितना पानी पीना है,
ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है, आसन हमारी सिमिलरिटी होती है, आसन सेम होते हैं दोनों के अंदर। और इसको कितनी बार कर सकते हैं, इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मीन्स कितने इंटरवल्स में हम लिखेंगे, इसको इंटरवल लिखते हैं ड्यूरेशन है। इसका जो इंटरवल है वो कितने इंटरवल में हम इसको कर सकते हैं। इसका इंटरवल शॉर्ट होता है, लघु शक प्रक्षालन का शॉर्ट होगा और पूर्ण शक प्रक्षालन का काफी लंबा होता है, मीन्स साल में 2 बार। ठीक है, मेजर डिफरेंसेस में से ये 2 डिफरेंसेस है। ठीक है, फिर आता है नीति, हमने करा। नीति का मतलब होता है सफाई। सफाई का मतलब हमने कहाँ की सफाई करनी है, हमने नेशनल पैसेज की सफाई करनी है। जल नीति हमारी जल आयुर्वेद में मेंशन है, बट योगिक टेक्स्ट के अंदर नहीं हमें पढ़ने को मिलता है इसके बारे में। ठीक है, इससे हम नाक की सफाई करते हैं पानी के द्वारा। अभी अगेन जैसे हमने जीआई ट्रैक्ट को क्लीन करा था पानी से, फिर हमने क्लीन करा था धोती से, तो ऐसे ही या दंड धोती से हमने भी उसको भी क्लीन करा था। तो यहाँ वस्त्र धोती से ज्यादा हम दंड धोती को दूसरे पे ध्यान देंगे, विच इज अ सूत्र नीति। ऐसे ही सूत्र नीति हमें हेल्प करती है किसके अंदर, नाक की शेप में, जैसे इसोफेगस हेल्प कर रही थी दंड धोती में, सॉरी दंड धोती हेल्प करी थी इसोफेगस की शेप के लिए, ऐसे ये यहाँ पे हेल्प करता है। उसमें भी अगर कोई पॉलिप्स है, कोई छाला है, कोई ऐसी आदि व्याधि है जो हमें पता ही नहीं है, अंडरलाइंग है, और जब हम कुंजल करते हैं तो शायद बाहर आ जाती है, दंड धोती करते हैं तो वो बाहर आ जाती है, म्यूकस है जमा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, वैसे धोती से भी नहीं निकला, कुंजल क्रिया से भी नहीं निकला, तो दंड धोती से अवश्य निकलता है। ठीक है, क्योंकि वो पाइप नुमा होता है और पूरे आकार को अच्छे से धोते हुए बाहर निकलता है। ठीक है, भेदते हुए जिसे हम कहेंगे। ऐसे ही सूत्र नीति भी सेम टू सेम वही कार्य करता है, और एग्जैक्टली वैसे ही काम उन्हीं दिशाओं में जाता है जो दिशाएं हमने आपको मैंने आपको दिखाया कि बोन कैसे था। वोमर कहाँ होता है, पीछे की तरफ होता है, आगे की तरफ होता है। इथमोइड कहाँ होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है। तो पैलेटाइन जो हमारा बोन आ गया, उसको जो ये बेस होगी हमारी पैलेट, उसके ऊपर कैसे वो रगड़ाई करते हुए जाता है और कैसे वो गले में हमारे पीछे से घूमते हुए हमारे गले में से बाहर निकलता है। ठीक है, जो घंटी का होता है, घंटी का तालू जो होता है, कैसे उसकी रगड़ाई होती है, और हम सॉफ्ट कपड़े से, सॉफ्ट साइड जो होती है सूत्र की, ये सॉफ्ट साइड है, जैसे कि ये वैक्स वाली साइड है और ये सूत्र वाली साइड है, यानी कपड़े वाली साइड है। ये हमारी निकलती है कहाँ, ये वाली साइड निकलती है हमारी नाक वाली साइड पर रहेगी, ये नोज वाली साइड पर रहती है, और ये हमारी थ्रोट वाली साइड पर रहती है अंदर की तरफ। जिससे क्या होता है, ज्यादा ये हार्श नहीं होती, ये ज्यादा हार्श नहीं होती, सॉफ्ट रहती है, हार्श नहीं होती और सॉफ्ट रहती है। और ये सूत्र जो होता है ये हार्श होता है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द बैक साइड। ठीक है, तो ये से हमें क्या बेनिफिट होता है, इससे हमारी नाक का जो और गले का जो एरिया है वो छिलता नहीं है, उसे कोई इंजरी नहीं पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर जाता है। ठीक है, इससे हमारी क्या क्या हमें फायदे मिलते हैं, नाक में कोई पॉलिप्स थे वो हट गए, शेप, नाक की हड्डी टेढ़ी बेढ़ी थी, सेप्टम जो था प्रॉब्लम आ रही, सेप्टम प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंसान के जो नेजल्स, यानी कि नॉस्ट्रल्स जैसे से खुले हुए थे, नेल्स जो खुले हुए थे, उससे ज्यादा अब खुल जाते हैं, वो और ज्यादा कैपेसिटी में ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर पाते हैं। जैसे अगर हम लंग्स की एक्सरसाइज करते हैं ना, वैसे तो बढ़िया है, हम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं या हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो उसको अपवर्ड और साइडवेज का स्ट्रेच मिलता है, तो उसको और कैपेसिटी मिल जाती है, लंग्स की कैपेसिटी को यूज करने का और हमें मौका मिल जाता है। ऐसे ही नोज को भी उसकी कैपेसिटी बढ़ने लगती है, और हम आगे खेचरी विद्या की तरफ हम पहुंचने लगते हैं। खेचरी विद्या में क्या होता है, यही यही टंग जो होती है वो ऊपर की तरफ ऐसे जाने लगती है, तो उसके लिए एक द्वार बने रहता है। द्वार का मतलब क्या होता है, जैसे ही ये टंग पीछे की तरफ जाएगी, ऐसे ये टंग पीछे की तरफ जाने लगती है और ब्रह्म द्वार में, ब्रह्मरंध्र द्वार के अंदर पहुंचने लगती है। ठीक है, तो ये जब ऐसे टंग ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे करके, तो इसकी जगह खाली होनी चाहिए, इसको थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए, और ये थोड़ा छोटा ना होकर के थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे इसको पीछे पहुंचाना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। जब हम सूत्र नीति करते हैं और जल नीति उसका एक फॉलोड स्टेप है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है वातकर्म, ये कपालभाति। कपालभाति में कपालभाति जो हम करते हैं वैसा कपालभाति इसमें नहीं है। ठीक है, ना ही तो हमें टेक्स्ट में वैसा पढ़ने को मिलता है,
और ना ही हम प्रैक्टिकल योग में वो चीज़ देखने को मिलती है। तो फिर कपालभाति कहाँ से आया? भस्त्रिका का एक फॉर्म आप कह सकते हैं, जो कपालभाति है प्लस वो प्राणायाम के अंदर लिया जा रहा है, इसलिए। जो एक्चुअल कपालभाति हम कर रहे होते हैं, वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है? अब दूसरी तरफ से कौन-सी प्रकार की कपालभाति होती है इसके अंदर? वात, व्युत और शीत, ठीक है? कपालभाति का मतलब ये हो गया कि मुझे फ्रंटल यानी कि मुझे ब्रेन साइड का मुझे ये क्लीन करना है, कपाल और भाती, ठीक है? इसके अंदर शाइन आनी है, तो वो शाइन कैसे आएगी? वो शाइन अगेन उन्हीं चीज़ों से आएगी जब मेरी श्वास जो मेरी श्वसन क्रिया है, ब्लड सर्कुलेशन जो है, वो इम्प्रूव होगा। श्वसन क्रिया इम्प्रूव होगी तो ब्लड सर्कुलेशन अपने आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो कैसे? इसका मतलब ये है कि जब हम लंग्स की कैपेसिटी को धीरे-धीरे इंक्रीज़ करते हैं, फेशियल एरिया में जब हम अपनी ब्लड सर्कुलेशन का जो भाव है उसको इंक्रीज़ करते हैं, किससे? श्वास की क्रियाओं से कह लीजिए, यहाँ पानी का जो भाव है, पानी का तत्व है, उसको यूज़ करके हम अपने फेशियल एरिया में उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। किसको? ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, इसलिए कपालभाति आ जाता है। ठीक है? अब इसमें क्या करा वातका में मैंने अनुलोम-विलोम की तरह करा लेकिन इसमें हैंड जेस्चर नहीं होता। इसके अंदर हम सिर्फ़ अपनी बेली रीजन पे ध्यान देते हैं कि हमने बेली रीजन अंदर करना है, फिर हमने बाहर निकालना है, ऐसे करते हैं, ठीक है? सॉरी मैंने गलत एरो बना दिया। इसमें हमने अंदर करा बेली रीजन को, इसमें हमने बाहर करा, ठीक है? जब बाहर करते हैं तो हमारी लंग्स जो होती है, डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है और जब हम अंदर की तरफ बिल्कुल पीछे स्पाइनल कॉर्ड पे टच कर देते हैं उसको, तो क्या करता है हमारा पहले जो लंग्स है वो ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाती है जिससे हमें हेल्प होती है श्वास को बाहर निकालने में। ये कुछ-कुछ ऐसा है जैसे कि हम टूथ में से पेस्ट बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो पीछे से उसको प्रेस करते हैं ना, तो ये एक तरह से देखा जाए पीछे से हम उसको नीचे की तरफ से उसको प्रेस कर रहे हैं ताकि सब जितनी भी है उसको पिचका के लंग्स को अच्छे से वो बाहर निकल जाए कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। और फिर वहीं से अगर हमें कुछ चीज़ हमें लंबी करनी है जैसे कि ऊनी कपड़े होते हैं, कभी-कभी वो थोड़े सिकुड़ से जाते हैं, हम उसको स्ट्रेच करते हैं ना, खोलते रहते हैं। तो ऐसे ही इसको हम थोड़ा-सा नीचे की तरफ इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, सिरों से खोल रहे हैं, जैसे गुब्बारा हो गया। उसके सिरों को पहले हम खोलते हैं, फिर उसके अंदर हवा भरना शुरू करते हैं। ऐसे ही मैंने इसको धीरे-धीरे इसके सिरे को खोल दिया यहाँ से और यहाँ से, बेसिकली यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से इसको मैंने थोड़ा खोलने की कोशिश करी, कैसे? मैंने बेली रीजन से यानी कि नेवल से मैंने नेवल को आगे की तरफ लेके गई, यानी कि इसको पूरा फुला लिया, किसको? समान एरिया को मैंने अच्छे से फुला लिया और इससे मेरा प्राण वायु जो थी वो अच्छे से अंदर प्रवाह करने लगी। अब जब मेरी लंग्स की कैपेसिटी में चेंज आना शुरू हो जाता है ना, एक्चुअल कैपेसिटी चेंज नहीं हो रही है, नाउ द कैपेसिटी हैज़ बीन चेंज्ड बिकॉज़ अब मैं कितना उसको लंग्स के अंदर एयर को इनहेल कर पा रही हूँ और एक्सहेल कर पा रही हूँ। कुंभक जो होता है उस एयर को यूज़ करने का टाइम पीरियड होता है। कुंभक क्या होता है? कुंभक जो होता है उस एयर को जो मैंने ली है, इनहेल करी है, उसको यूज़ करने का टाइम पीरियड होता है कि उसको यूज़ करने का टाइम तो मिले। जैसे कहते हैं ना एक खुशी आई और चली गई, पता नहीं चला, दुःख आया चला गया, पता नहीं चला। लेकिन अब मुझे एब्ज़ॉर्ब भी तो करना है। जो चीज़ भी अगर हमने ली है, उसको मैं एब्ज़ॉर्ब भी तो करूँगी। अब ज़ाहिर-सी बात है हम दुःख को लेके तो एब्ज़ॉर्ब नहीं करना चाहेंगे कि वो मेरे पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं हम वातावरण अच्छा रखते हैं आस-पास जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो। इसलिए पेड़ के नीचे कौन से वाले पेड़ के नीचे हम मेडिटेशन करते हैं या प्राणायाम की क्रियाएँ करते हैं, जो ऑक्सीजन देती हैं। कौन-कौन से ऐसे पेड़ हैं जो सबसे ज़्यादा अधिक ऑक्सीजन देते हैं? पीपल का पेड़ होता है? हाँ जी, होता है। बरगद का होता है या वो जिसके नीचे बुद्ध जी बैठते थे, क्या नाम था उस पेड़ का? अ, पीपल वट हुँ, वृक्ष ही होता है ना, बरगद का ही। बरगद का पेड़, बोधि पेड़, हाँ जी, संतोषी जी। बोधि का पेड़ होता है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह जो होता है वो खुद ही अपने लिए यूज़ करते रहते हैं उसको, इसलिए हमें फ़ायदा होता है। एक चीज़ और होती है नदी के किनारे जितने भी हम देखेंगे वहाँ पे हाल-फिलहाल तो वैसे तो हम देखेंगे नहीं, इस चीज़ को देखने को इतना नहीं मिलता। अ, जो योगी होते हैं, वो पहाड़ों पे जाके इसलिए अपनी मेडिटेशन लंबे टाइम तक या लंबे समय तक कर पाते हैं, क्योंकि वो एक इस क्रिया में इतने उत्तीर्ण हो चुके होते हैं, इतने ऊपर पहुँच गए होते हैं, इस क्रिया को कर के कि वो 1-1 घंटे तक अपनी श्वासों को अंदर रख सकते हैं।
घंटों-घंटों तक। और ऊपर वाले एरिया में जितने भी हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं, उस उन एरियाज़ पे ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है, जितना ऊपर हम जाते रहते हैं। तो ये क्रियाएँ वहाँ काम आती हैं। पर शांति आपको जितने ऊपर वाले लेवल पे जाओगे उतनी वहाँ जाके मिलती है। निचले स्तर पे उतनी ही डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो आवाज़ से हो, कीट-पतंगों की हो। इसलिए जितना नीचे हम लैंड एरिया पे जितना ज़्यादा आएँगे, उन उन एरियाज़ में हमें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है? आ जाते हैं फिर व्युत्क्रम पे। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया? उल्टा। पहले मैंने किससे लिया? नाक से लिया और मुख से निकाला फर्स्ट, फिर मैंने मुख से लिया और नाक से निकाला सेकंड। ये व्यूत है, ठीक है? इससे क्या हुआ? मैंने अगेन अपने नाक को क्लीन करा। लेकिन ये जो क्रिया है ना, ये हमें खिचड़ी में बहुत हेल्प करती है। ये वाली टेक्निक बहुत हेल्प करती है। इससे क्या होता है कि मुझे ना तरीका आ जाता है कैसे अपने अम्ल स्राव को रोकना है। तो मेरा टंग पीछे जाने के लिए वो एक ना लिम्बिक सिस्टम जैसे मैंने बताया था, वो यहाँ पे बड़ा काम करता है। इससे हमारी आदत बन जाती है धीरे-धीरे अपनी टाँग को पीछे ले जाने की भी, ठीक है? वो पानी को नीचे ना फेंक करके ऊपर ही की तरफ थ्रो करता है और नाक से मैं उसको बाहर निकाल पाती हूँ। ये ट्रिक वाक़ई में बहुत मुश्किल है करना। ये वाक़ई में बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत टाइम की प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है? आप नाक से गले में से फिर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुख से लेकर गले में नाक में से निकालना ये क्रिया मुश्किल है, ठीक है? देन आता है शीतकर्म। शीतकर्म का मतलब वो होता है इसमें सिर्फ़ मुख से लेंगे और नाक से निकाल लेंगे। ये क्रिया, वही क्रिया, उसी का क्रिया का भाग, ये मुश्किल है, ठीक है? इसको करते रहना, इसको हमें लेकिन हमें इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके लिए ऋतुकाल की प्रॉब्लम या हमें इसका नहीं देखना होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये थोड़ा पानी से रिलेटेड है और थोड़ा-सा लाइम वाटर इसके अंदर यूज़ करा जाता है। इसमें दूध भी यूज़ करा जाता है। कोर्स में नहीं है दूध के बारे में, तो नहीं डिस्कस करेंगे, ये आयुर्वेद में होता है। दूध भी यूज़ करते हैं और पूर्व काल में जब किसी को गले की ज़्यादा समस्या हो जाती थी, तो वो नाक से पिया करते थे। दूध ग्रहण करना या पानी का ये कोई भी पेय जो होते थे, उनको वो कोशिश करते थे नाक के द्वारा उसको ग्रहण करने का। शायद कई लोगों से आपने सुना भी हो इस बारे में, पूर्व काल मतलब काफ़ी पुराने टाइम की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है? तब ऐसे करते भी थे लोग, तब उनको इतना मुश्किल नहीं लगता था, लेकिन खाने-पीने में दिक्कत होती है, वो खा-पी नहीं सकते ओह सॉरी खा नहीं सकते और पी सब कुछ नहीं सकते, ठीक है? तो फिर आता है उसके बाद हाँ, इसमें ऋतुकाल का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इस ऐसी क्रियाओं को करें तो हमें पंखे के नीचे डायरेक्टली नहीं आना एकदम से बाहर बादलों में नहीं आना या ऐसे एरिया में नहीं जाना जहाँ पे थोड़ा हमें इन्फेक्शन इतनी इजीली हमें ट्रैप कर सके। तो अगर जब भी हम करें तो कोशिश करें कि हम उस मौसम में ज़रूर करें जिस मौसम में कीड़े-मकोड़े कम निकलते हों, जैसे कि बरसात का मौसम होता है। ठीक है? फिर आती है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया आज हम करेंगे अग्निसार क्रिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, डन, ठीक है। तो चलते हैं। अग्निसार क्रिया और नौलीय क्रिया में मेजर डिफरेंस को समझ लेते हैं, वहीं से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, इसमें हम ज़्यादा वक़्त नहीं लगाएँगे, ठीक है? तो अग्निसार क्रिया क्या होती है जिसमें हम पेड़ को आगे-पीछे करते हैं या पूरा घुमाते हैं? पेट को आगे पीछे ये करते हैं। पीछे हाँ जी। ये एक तरह का कपालभाति की तरह है। पर इसके अंदर हमारी श्वास जो होती है ना बाहर नहीं फेंकते हम। कपालभाति में हम श्वासों को बाहर फेंकते थे ना, जो हम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं उसके अंदर। तो हम श्वासों को बाहर फेंकते हैं ना, इसमें बाहर नहीं फेंकते। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पेट की क्रिया होती है जिसके अंदर वो पेट अंदर-बाहर होता है। इसमें क्या होता है लेकिन इसके अंदर कई जगह पे आप देखेंगे कि कुछ एरियाज़ में इसमें हम इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस के अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि इसके अंदर जो होता है, अगर हम एब्डोमिनल एरिया को अंदर-बाहर कर रहे हैं तो ये बहुत एक बार देखने वाली बात है कि ऐसे कैसे लोग हैं जो नहीं कर सकते इसको। पहला होता है जो जिसको कमर दर्द हो रही हो, उसको नहीं करवाएँ। कमर दर्द का मतलब जो लंबर रीजन से जिनको कमर में दर्द हो रही है और लंबर रीजन से ही बेसिकली कमर दर्द होती है। जो जितने भी योगी हैं, उनको कभी भी लंबर रीजन में पेन नहीं होगा। क्योंकि उनकी स्पाइनल कॉर्ड बड़ी फ्लेक्सिबल हो चुकी होती है एंड दे आर द ओनली वन इन दिस वर्ल्ड जिसकी कमर में दर्द नहीं होता है, वो सिर्फ योगी होते हैं, ठीक है? बाकी दुनिया में किसी भी कोई भी प्रकार का आप काम कर लीजिए, कमर में दर्द ज़रूर होगा, ठीक है? तो वो लंबर रीजन से ही रिलेटेड होता है और मतलब मेजरली लंबर रीजन का एक प्रॉब्लम रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लंबर रीजन की ही कमर दर्द होती है, इसके अलावा कोई और नहीं होती। काइफोसिस, एस्फोसिस के बारे में हम पढ़ते ही हैं, तो वो भी हो सकता है। लेकिन हमें
किसी प्रकार का कमर में दर्द है तो हम अग्निसार क्रिया नहीं करेंगे। कपालभाति भी नहीं करते थे, अगर याद होगा तो। तो हम वो भी नहीं करते। कपालभाति कौन-सा, मतलब जो कपालभाति हम नॉर्मल वे में हम जानते हैं, भस्त्रिका के दौरान जो होता है, उसको हम नहीं करते थे, ठीक है? फिर आता है अग्निसार क्रिया में, ये इसको हम कहते हैं यहाँ पे, ये फायर है। फायर की तरह मीन्स अग्नि, अग्नि अग्नि तत्व है, इसलिए अग्नि सार क्रिया है, ठीक है? अग्नि तत्व, सार मतलब तत्व, अग्नि मतलब फायर, ठीक है? ये करने का तरीका बताया, ये हम सब जानते हैं इसको कैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर देख लेंगे कि कौन किस किसको नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इससे ऐसा क्या हो जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाएगी? मुझे पहले कोई ये क्लियर करो। मैं कुंभक तो लगा नहीं रही, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी? बॉडी के गर्म करते हैं वो ना अग्निसार, तो वो हो जाएगा। कैसे? पेट को जब अंदर बाहर बार-बार कर रहे हैं तो हुँ। ऑटोमेटिकली उसमें जो हमारी ब्रीथ है वो थोड़ी-सी इंक्रीज़ तो होगी ही, और अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो ऑलरेडी आपको इस चीज़ से आप मतलब इस चीज़ को आप फेस कर रहे हो, और ये चीज़ आपको फिर ब्रीदिंग और आपका बढ़ाएगी, अंदर का टेम्परेचर भी और इंक्रीज़ होगा। आपने सारी बात जो बोली वो सैटिस्फाइड ही कर दी, जितनी लास्ट लाइन सैटिस्फाइड कर गई। लास्ट लाइन रिपीट कीजिए प्लीज। जैसे कि हम पेट को अंदर-बाहर बार-बार करते हैं, तो हम्म। उससे और इसमें ब्रीथ तो हम करेंगे ही ना, पेट को अंदर-बाहर हम हम्म। जब कर रहे हैं तो। तो जब हम्म। हम ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अंदर का जो है टेम्परेचर में भी शायद वो भी इंक्रीज़ ही होगा। हम्म, यही लाइन है, ये मेन लाइन है, ठीक है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारे अंदर अग्नि तत्व प्रधान होने लगता है। अग्नि तत्व जब प्रधान होगा तो खून दौरा बढ़ने लगता है, अगर हम आयुर्वेदिक की दौर में कहें तो, ठीक है? तो वो इंक्रीज होने लगता है। जब पेट की हम मसाज करते हैं, मतलब वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन भी तो वैसे ही चलेगा ना, जितनी तेज हम करेंगे। जब हम भाग रहे होते तो ब्लड सर्कुलेशन क्या कह रहा था, मैं तो आराम से चलूंगा, तू भाग ले, भाग भाग भाग, और तेज भाग, जितना मर्जी भाग, मुझे क्या करना, मैं तो ब्लड सर्कुलेशन हूँ, आराम से चलूंगा। ऐसा कहता है ब्लड सर्कुलेशन? ऐसा कुछ नहीं कहता। जैसा आप कार्य करते हो, ब्लड सर्कुलेशन वैसा करना शुरू कर देता है। इसलिए कहीं कहीं हम ऐसी ऐसी जगहों पे स्पेशली कहते हैं कि ब्लड प्रेशर का ध्यान जरूर रखें। आप अगर ब्लड हाई ब्लड बीपी वाले हैं तो क्या भागेंगे? उनको भागने के लिए मना किया जाता है। ज्यादा तेज रनिंग के लिए मना किया, सॉरी वॉकिंग के लिए क्या कहते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग उनको करनी चाहिए? नहीं, उनको ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी चाहिए। तो ब्रिस्क वॉकिंग वो करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर फिर से हाई करेगा। उनको स्लो वॉक करना होता है, स्लो एंड स्टडी, आराम आराम से श्वासों के साथ वॉक करना है। आर्मी में भर्ती नहीं हुए हैं आप जहां बहुत तेज से चलेंगे, ये बहुत गलत है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो लेफ्ट राइट लेफ्ट करके चल देते हैं और कहते हैं मैं तो ब्लड तो बीपी कंट्रोल ही नहीं आ रहा, मैं तो कई सालों से योग कर रहा हूँ या वॉक पे जाता हूँ। तो क्यों जाते हैं आप, जब आप करे ही गलत रहे हैं, ठीक है? योग और मेडिकल साइंस अलग नहीं है, आपस में एक बराबर ही है। बस करने का बताने का, यहाँ की मेडिसिन जो है वो अलग तरह प्रकार की हैं। वो प्राणायाम है, वो हमारी षटक्रिया है, वो हमारे आसन है। यहाँ की जो दवाइयां वो ये है, यहाँ की ये औषधियां हैं इसके अंदर। तो मेडिकल साइंस का तो इतना प्ले नहीं करना चाहिए, स्पेशली बॉडी के साथ तो नहीं करना चाहिए, ठीक है? फिर आता है हार्ट डिजीज और ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा, सॉरी, आई से क्या होता है? रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या? आई किससे? से रिलेटेड? हाँ जी, हाँ जी होती है, लेकिन क्या होता है ये, किसी को पता है? जैसे उतना इमेज क्लियर नहीं कैसी है, बनती है? लेकिन हाँ, लेकिन हम्म, आई से रिलेटेड ही आई थिंक कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, होती तो वही है, मैं दिखा देती हूँ कैसा होता है। आइस पे वो बन जाते हैं क्या, व्हाइट व्हाइट धब्बे टाइप का कुछ? धब्बे नहीं बनते, इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना ये ऐसे देखिए, आप यहाँ दिख रहा है आपको? रुकिए, सॉरी, जी, ये देख पा रहे हैं आप? ये नॉर्मल आई है, ठीक है? ये हेल्दी आई है, नॉर्मल आई है इसके अंदर। अब ये उनको प्रॉब्लम हुई, इसमें क्या हुआ, ये अब पूरे के पूरे एरिया में से प्रेशर डालना शुरू कर दिया। खास तौर से कहाँ प्रेशर डाला इसने? ग्लाइकोमा। नहीं, एक सेकेंड, जी, इसे खास तौर से कहाँ प्रेशर डालना शुरू कर दिया? ऑप्टिक नर्व पे। ये एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पे कभी भी इमेज नहीं बनती है।
ठीक है? और यहीं पे ही उसने सबसे ज़्यादा असर डालना शुरू कर दिया। जब ये प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डालता है ना, क्योंकि हम प्रेशर डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं? पेट पे डाल रहे हैं। पेट पे क्या क्या डाल रहे हैं? प्रेशर, इतना ब्लड प्रेशर यहाँ से भी इंक्रीज़ करता है। और हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना, सबसे पहले हमारे कहाँ-कहाँ दिखाई देता है? हमारे गले की नसों में दिखाई देता है। इस एरिया में ब्लड प्रेशर इस एरिया में ज़्यादा दिखाई देना शुरू करेगा। हमारी आँखों में दिखाई देगा। हमारी इंद्रियों में दिखाई देना शुरू होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो दिखाई देता है ना, हाव-भाव बदल जाते हैं, चेहरे का रंग लाल ज़्यादा हो जाता है, आँखें थोड़ी बड़ी हो जाती है, विकराल सी हो जाती हैं, देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वो प्रेशर कहीं न कहीं क्रिएट करता है। इसमें ना एक फ्लूइड होता है, विट्रस फ्लूइड, ठीक है? तो ये फ्लूइड जो होता है उस प्रेशर को ना कोप अप करने के लिए, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेशर, उसको कोप अप करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, शॉक एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, वो ये प्रेशर जो यहाँ जो लिक्विड होता है सारा का सारा रेड वाला, ये वहाँ पे इसको कंट्रोल करता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आके इसको थोड़ी दिक्कत करनी शुरू कर देता है। इतना प्रेशर हेवी लेवल पे हो जाता है या हायर लेवल पे हो जाता है कि ये हमारी ऑप्टिक नर्व वो होती है जो सिग्नल, जो देख रहे हो, क्या देखा, वो जो मैंने क्या देखा, उसकी जो इमेज है वो ये बताता है हमें। ऑप्टिक नर्व ब्रेन के पास वो सिग्नल लेके जाता है और हमें बताता है कि तुमने ये देखा है और ये चीज सामने है। अच्छा, चाहे वो ऑरेंज रंग का एक आपने कोई स्टैंड देखा या लैंप देखा या लड़की देखी या बिल्डिंग देखी, गाड़ी देखी, कुछ भी देखा, वो कुछ भी आप देख रहे हो जो इस अपनी चक्षु की इंद्रियों से जो आप जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हो, वो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारे ब्रेन पे जाता है, ठीक है? ये वो नर्व है, ठीक है? तो यहाँ पे उसको प्रेशर डालना शुरू होता है, धीरे-धीरे इसको डैमेज कर देता है ये, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ पे? सॉरी। जी, ठीक है? और फिर अब इसमें आता है फिर क्या करना चाहिए? अल्सर भी, जितने जितने भी पेट में अल्सर हो या आजकल हर्निया क्या होता है? किसी को पता है? हर्निया सुना है पेट में होता है ना, ये हाइडल पता नहीं। हाइड्रल क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो पेट का भाग होता है ना, जो हम पढ़ते थे फंडस होता है, ऐसे करके यू सॉरी, ये जे हाँ, पेट का पहला भाग जो कहलाता है स्टमक का। जी, ये जे शेप टाइप का ऐसा पेट होता है हमारा, ठीक है? थोड़ी-सी शेप ऐसी बन गई। जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये डायफ्राम के अंदर चला जाता है। ये डायफ्राम से नीचे होता है बिल्कुल ही, यहाँ डायफ्राम होता है, ये उसके नीचे होता है, ठीक है? और थोड़ा-सा ऊपर होता है ये, थोड़ा-सा इतना सा होता है, थोड़ा-सा पीछे से अंडरलाइन होता है। तो ये जो अब ये वाला भाग होता है ना, ये धीरे-धीरे उठ के ना ऊपर यहाँ तक आ जाता है, ऐसे बाहर निकल जाता है, इसके अंदर इसके ऊपर चला जाता है, ठीक है? ये इतना खतरनाक होता है कि इंसान की ऑलमोस्ट जान निकाल देता है। इतना पेनफुल होता है, सोच के ही एक पल के लिए लगेगा कि वो अपने एरिया को छोड़ के ऊपर की तरफ चला जाता है और एक बल्ब की तरह ना वहाँ पे उसका एक छोटी-सी आकृति बन जाती है, जैसे कि एक छोटा-सा बन जाता है यहाँ पे, जैसे कि कुछ सूख सा गया हो वैसा बन जाता है ये, और ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है ये चीज़, ठीक है? फिर अल्सर्स में नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, मेंसेस में नहीं करना चाहिए, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, स्पाइन सर्जरी हुई है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये जब तब करेगा वो इंसान जो बिल्कुल ही देखा जाए तो परफेक्ट हो, इन सेंस कि जिनके अंदर ऐसा कोई आदि-व्याधि इस तरह के प्रकार की कोई ना हो, ठीक है? क्योंकि जनरली यही कॉजेज़ रहते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी क्रियाओं या अपने एक्सरसाइज़ या अपनी कोई भी क्रिया को हम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं, ठीक है? बेनिफिट्स का इतना ज़्यादा नहीं है कि दोनों में ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट्स हैं। पहले इसको देख लेते हैं एक बार। नौली क्रिया में, नौली क्रिया क्या होती है? नौली का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज दैट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड मूविंग द एब्डोमिनल मसल इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है? वो तो हम आगे पीछे कर रहे थे। नौली क्रिया में ना आगे पीछे नहीं होता, उसमें सिर्फ गोल 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 घूम रहा होता है। तो अग्नि सॉरी हाँ, हाँ, नॉली क्रिया में आगे पीछे पूरा गोल-गोल घूम रहा होता है। अग्निसार क्रिया में सिर्फ बैक एंड फोर्थ चलता है, ठीक है? इस बैक एंड फोर्थ से हमें क्या लाभ होता है? मेजरली जो हम अगर सोचें एक बार के लिए, उसमें मेरी मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। बेली रीजन जिसको हम दूसरा ब्रेन बोलते हैं, उसमें वो उसमें वो स्ट्रेंथ बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब नॉली क्रिया कर रहे होते हैं, यूज़ तो बेली तब भी यहाँ पे भी हो रही है, जैसे कि अगर हम नोटिस करें इसके अंदर भी हमारे बेली हम देख देख पाते हैं कि बेली रीजन तो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ठीक है? बेली यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, नेवल यहाँ पे भी यूज़ हो रही है।
पर जो अगर हम करते हैं इसमें हमारी श्वसन क्रिया जो होती है उसका काफी रोल होता है, किसमें? अग्निसार क्रिया में। उसमें हमारी श्वास की नली, पेट, श्वास की नली पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ना शुरू होता है। स्पाइनल कॉर्ड पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। दोनों बहुत हद तक सेम है, ठीक है? लेकिन वो क्रिया अपने में सिर्फ़ एक क्रिया या ऐसे कह लीजिए सिर्फ़ एक बैक एंड फ़ोर्थ की ही क्रिया है। लेकिन जो जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, सॉरी, जिसको नौलिक क्रिया में जैसे कि अगर सर्कुलर मोशन में अगर हमने उसको नहीं चलाना या नहीं करना है उसको, किसी भी वजह से हम नहीं करना चाहते हैं या सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करना चाहते हैं दोनों में से, तो हम कर सकते हैं। पर षट क्रिया की अगर बात हो रही है तो षट क्रिया में तो हमें पूरा का पूरा चारों चारों कॉर्नर से बात करनी है। अप एंड डाउन। जब नॉली करते हैं तो अप एंड डाउन यानी कि अपवर्ड और अपवर्ड एंड साइडवेज में, दोनों में हमारी स्ट्रेच हो जाती है। जब अग्निसार क्रिया करते हैं तो हमें बैकवर्ड बैकवर्ड और फ्रंट की हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है? नॉली क्रिया में एक्चुअली वो वैसा नहीं हो पाता, लेकिन हम उसकी मूवमेंट करते हैं जो कि प्रॉपर्ली पीछे तक हमारा नहीं जाता। लेकिन हाँ, जब एक आप इतने से योगी हो जाते हैं तो पीछे तक हमारा कमर तक पूरा टच होना आराम से शुरू भी हो जाता है। फिर नौली और अग्निसार क्रिया में कोई फर्क नहीं रह जाता है। फिर नौली क्रिया ज्यादा ऊपर पहुंच जाती है, अग्निसार क्रिया कम हो जाती है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर दोनों का एक बार ये देख लेते हैं कि किस-किस को नहीं करना चाहिए। दोनों में वैसे सेम है, ठीक है? इसमें लेकिन कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बात करी गई, गॉलस्टोन्स के ऊपर बात करी गई है, पोस्ट सर्जरीज के ऊपर अगेन डॉक्टर की गाइडेंस के ऊपर करें। ओवर द एज ऑफ 40 नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अग्नि तत्व होता है कहीं ना कहीं डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। प्लस जो पसलियां हैं, जो रिब केज है, इसमें काफी इफेक्ट पड़ता है, जो कि नौली क्रिया में, सॉरी, अग्निसार क्रिया में नहीं पड़ रहा था, लेकिन नौली क्रिया में हमारी रिब्स पे भी काफी असर पड़ता है, ठीक है? फिर आता है एक्यूट क्रॉनिक अपेंडिक्सिस, यानी कि अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स आइटिस जो होता है, किसी को बहुत प्रॉब्लम थी, कभी कभी हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप इसको दोबारा छेड़ना मत। पर याद नहीं रहा बस, लेकिन कुछ मेडिसिन हम खाते आ रहे हैं, अपेंडिक्स के लिए प्रॉब्लम है तो खाते आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ना तो नॉली करना ना तो अग्निसार क्रिया करना है। ये आप उसमें भी लिख लीजिएगा, ना तो नौली करना है ना तो अग्निसार क्रिया करना है, ठीक है? वात दोष जो होते हैं सारे के सारे ना हमारे इससे क्योर होते हैं, किससे? अग्निसार क्रिया और नौली क्रिया से, ठीक है? फिर सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हमारे ठीक होते हैं, लोअर बैक प्रॉब्लम वालों को नहीं करना चाहिए। हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, हर्निया, हाई ब्लड प्रेशर, एब्डोमिनल पेन, कोलस्टोन्स, एक्यूट पेप्टिक अल्सर और कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्यों नहीं करना चाहिए? बल्कि कॉन्स्टिपेशन में तो करना चाहिए। अगर मैं इंटेस्टाइन की मसाज कर रही हूँ तो कॉन्स्टिपेशन में तो बहुत अच्छा है ना ये, क्यों अच्छा नहीं है? बताएं बताएं, बताएं बताएं, मुझे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवानी है, जल्दी बताएं। अ, पता नहीं कितना क्लियर बोल पाती हूँ, लेकिन मैं भी शायद हम्म कॉन्स्टिपेशन में अंदर जो ऑलरेडी एयर जो होती है, वो उसकी वजह से ही मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। और नॉली से शायद क्योंकि बैलेंस नहीं है अभी, और वो करेंगे तो शायद और भी तो प्रॉब्लम हो सकती कॉन्स्टिपेशन का मेजर कॉज क्या था? है। कॉन्स्टिपेशन का मेजर कॉज क्या था? क्या हो गया? जो कॉज था ना वही रीजन है। कॉन्स्टिपेशन का मेजर कॉज होता है पानी कम पीना, अच्छा। मेजर कॉज जो होता है, क्योंकि उसके अंदर पानी की एब्जॉर्प्शन कम होती है। वो इतना रूखा फीसिस वहां पे इकट्ठे शुरू हो जाते हैं, इतने रूखे इकट्ठे हो जाते हैं कि उसका फ्लो, उसकी विस्कोसिटी इतनी कम रहती है कि वो फ्लो ही नहीं कर पाता आगे की तरफ। वो जो वायु है, जो वहां की समान वायु है, वो भी उसको आगे पुश नहीं कर पाती है, ठीक है? वहां की जो समान वायु जो होती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में, जो हमें कहीं ना कहीं हमें पुश करती है, एंजाइम जो लेवल जो होता है ना, उसको पुश करने के लिए आगे जो धकेलता है, वो ही नहीं रह जाता। इसलिए पानी की कमी जो होगी, जिसको भी होगी, आप देखेंगे वो पानी अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं पीते हैं। वो थोड़ा ग्रीसी खाना थोड़ा कम खा ज्यादा ही कम खाते हैं, कम नहीं, वो बहुत ही कम खाते हैं। फाइब्रस नहीं होगा उनके फूड में। फाइब्रस फूड जो होता है ना वो हेल्प करता है उनको बाहर फेंकने में। वो क्या करता है, फाइब्रस फूड क्या करते हैं, एक तरह का कैप्सूल बना देते हैं। फाइब्रस फूड जितने भी होते हैं, जो ये सब गोल खाते हैं ना, वो क्या करता है, वो जाके ना एक लेयर बना लेगा।
मतलब जैसे रिमोट पे कवर चढ़ाते हैं ना, वो आउटर होता है। ऐसे ही अगर इनर कवर चढ़ाना हो किसी पाइप के अंदर, तो मैं पाइप जैसा ही कुछ कवर चढ़ा दूंगी ना अंदर। कुछ ऐसा पाइप से बनाऊंगी, जैसे कि पेन के अंदर रिफिल होती है, स्केच पेन के अंदर होती थी ना, तो उसमें हम रिफिल डालते हैं। स्केच पेन की तो एक प्लास्टिक की कैप होगी, जैसे कि प्लास्टिक ये स्केच पेन हो गया, ठीक है। ये स्केच पेन होता था, ठीक है। ऐसे स्केच पेन है। तो ये एक तरह से मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है। ये सब गोल क्या होता है, इसके अंदर एक रिफिल का काम करता है। ऐसे रिफिल का काम करता है। तो जी रिफिल होती है ना, इस रिफिल के अंदर जाएगा आप खाना, फूड पार्टिकल्स। इसे फूड पार्टिकल्स का है। तो ये रिफिल के थ्रू, अब यहाँ समझ लीजिए ये एरिया में ना, इस एरिया में ना, ये आगे से मैं थोड़ा कट कर देती हूँ। ये ऐसा नहीं है। अब यहाँ से एरिया से क्या होगा कि पूरा का पूरा फ्लश आउट कर देगा, ये पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट के साथ साथ ये पूरा पार्ट बाहर आ जाएगा। जो खाने का जो ये पूरा था ना, ये पूरा बाहर आ जाएगा। मतलब जो ये इंटेस्टाइन की वॉल पे ना, उसको वहां तक पहुंचने ही नहीं देता। फूड पार्टिकल को, जो नेगेटिव फूड पार्टिकल होते हैं ना, उनको नहीं पहुंचने देता। उसके तत्व को पहुंचा देता है इंटेस्टाइन के लेयर पे, ताकि ये ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से वहां पे इसका जो फूड मटेरियल है, जो विटामिन है, जो तत्व न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, वो यहाँ पे इसका एक्सचेंज हो जाए। यहाँ पे इसका एक्सचेंज हो जाए। वो एक्सचेंज करवा देता है, लेकिन वो कभी भी उस खाने के तत्वों को ना वहां चिपकने नहीं देता, इंटेस्टाइन पे चिपकने नहीं देता ये सब गोल। तो ऐसा कैप्सूल की तरह वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये जी। कि ये सब गोल क्या काम करता है और फाइबर्स क्या काम करते हैं? क्लियर हुआ? जी। ठीक है। ये सब गुण जितने भी हम फाइबर्स लेते हैं, फाइबर्स हमें कहाँ मिलते हैं? फाइबर्स हमें मेजरली में मिलते हैं फ्रूट्स के अंदर, जो ऊपर छिलका छिलका सा उतार देते हैं ना ऑरेंज के ऊपर से। बट बहुत अच्छा है, कभी मत उतारना। जो बनाना के ऊपर होता है, लंबी लंबी लाइंस लगी होती है, लोग उतार के फेंक देते हैं। हमें नहीं अच्छा लगता, गले में अटकता है। गले में नहीं अटकता, ये आपके इंटेस्टाइन को साफ करने में हेल्प करता है। जितना भी चिपका हुआ मल उस पर है, उसको निकाल कर बाहर फेंकने में मदद करता है ये। ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, इसके दोनों के वैसे बेनिफिट सेम है। आई डोंट थिंक सो कि इसको हमें रिपीट कर लेना चाहिए, इस पे डिस्कस भी करना चाहिए। आप कहें तो मैं डिस्कस करती हूँ, बाकी मैं कर लेती हूँ डिस्कस। डाइजेशन में हमें हेल्प करता है, हमारी वेट लॉस में हेल्प करता है, नौली क्रिया और अग्निसार क्रिया दोनों करता है। ठीक है। फिर क्या होता है, क्योंकि बेली रीजन का जो फैट होता है ना, सबसे आखिरी में खत्म होता है। सॉरी, सबसे आखिरी में खत्म नहीं होता। सबसे आखिरी तो फेस का या हैंड्स में जो होता है फैट, वो वहां का जाता है। लेकिन जो एक सबसे पहले जो हमें असर देखने को मिलता है ना, वो हमें उन एरियाज पे देखने को मिलता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा फेस पर ढिलक गया है। मैंने शायद उल्टा बोला। फेस पे पहले दिखता है, आई एम सॉरी, माय बैड। फेस पे जो फैट होता है वो हमें दिखता है कि वेट लॉस के टाइम पे, कि फेस का फैट बहुत जल्दी उतरता हुआ दिखता है, कि फेस पे आपका फैट बहुत जल्दी लूज हो गया है, कि आप लूज कर रहे हो, आपका वेट लॉस हो रहा है। तो पहले आप चेहरे पे देखेंगे वो दिख रहा है। पेट पे देखेंगे बहुत कम समय में जा रहा होता है। थाइस में, हिप एरियाज में, इन एरियाज में बहुत देर से जाता है, बहुत लास्टली आप समझिए उन एरियाज में जाता है। और यहाँ का बड़ा जिद्दी वाला फैट होता है, इतनी आसानी से जाता नहीं है। तो नौली क्रिया और अग्निसार क्रिया में हेल्प करती है वहां के फैट को इरेज करने में। यहाँ का फैट जम क्यों जाता है, इकट्ठा क्यों हो जाता है? इसके रीजन बहुत सारे हैं। कि जब हम खाना कुछ इस तरह से खाते हैं, लेकिन एक्टिविटी ऐसी नहीं करते जिसके अंदर हमारा बेली रीजन जो होता है, एब्डोमिनल एरिया, समान वायु जो होती है, उसको हम ज्यादा एक्टिवेट नहीं करते हैं। उसको वैसे ही चलने देते हैं जैसे वो चल रहा है, सामान्य तौर पर। अब सामान्य तौर पे अगर वो चल रहा है, तो सामान्य तौर का खाना भी तो खाओ। खाना तो असामान्य तौर पे खा रहे हो, लेकिन क्रियाएं जो है, काम करने का जो तरीका है, या एक्सरसाइजेस जो है, मतलब जो दिनचर्या का जो कार्य है हमारा, वो तो सामान्य रखा हुआ है। तो खाने के साथ उसको अगर हम मैच करेंगे, तो वहाँ फैट आपका कभी डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम नितंब की बात करें, तो नितंब में आपका फैट वहां होना चाहिए। वो इतना कुशन एरिया इसलिए ही बनाया जाता है, परमात्मा ने इसलिए ही बनाया है, ताकि हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो कॉर्डल एरिया है, कॉर्डा इक्विना जो होता है, ये जो घोड़े की पूंछ जैसा नीचे से हमारी नर्व्स निकलती है ना, उसको सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा से जो सुषुम्ना
कुंडलिनी जागरण होना है हमारा, सुषुम्ना नाड़ी का जो है प्रवाह, जो शक्ति नाड़ी का जो प्रवाह है, उस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए तुमको थोड़ा हैवी टिश्यूज कहते हैं, फैट डिपोजिशंस के साथ बनाया जाता है। उठने बैठने में वहाँ पे शॉक में प्रॉब्लम ना हो, मतलब शॉक ना पड़े, तो इसलिए उसको इस तरह से बनाया गया। आप देखेंगे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है उसके आसपास आपको कुछ ना कुछ या तो बोनी एरिया मिलेगा या तो वहाँ पे बहुत हैवी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, प्लस हमारे बॉडी वेट को बैलेंस करने में हेल्प करता है कुशन एरिया। फिर डायबिटीज में हमें हेल्प करता है, ये मेटाबॉलिज्म में हमें हेल्प करता है, ब्रीदिंग में करता है, पोस्चर में करता है। पोस्चर कैसे होता है, नॉली क्रिया कैन हेल्प द टोन स्ट्रेंथन द मसल्स लीडिंग टू द बेटर पोस्चर एंड द स्टेबिलिटी फॉर द स्पाइन। मैंने पहले कहा जिसको दर्द है वो नहीं करेगा, लेकिन जो सामान्य तौर पर है और उसने आगे बढ़ना है उनके लिए ये बड़ी अच्छी क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ। अब हम करेंगे त्राटक। आज इसे हम थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं, प्लीज थोड़ा सा बने रहे मेरे साथ। हम षटक्रम पूरा खत्म कर लेंगे आज। ठीक है, त्राटक क्रिया है। त्राटक में हम क्या करते हैं, इसका होता है मतलब किसी चीज को देखते रहना, घूर घूर कर देखते रहना। इससे मुझे क्या फायदा होगा, मैं किसी चीज को घूर घूर के देख रही हूँ, इससे मेरी ध्यान की प्रक्रिया ही बढ़ेगी, तो ये षटक्रम में क्यों डाला इसको। जब हम षटक्रम में ऐसी चीज को डालते हैं तो उसका मतलब इसका जो आंसर है वो इनर है। अगेन, बाकी चीजें भी तो हम इनर इम्प्योरिटीज को बाहर फेंकने के लिए ही तो कर रहे हैं, प्योरिटी बनाए रखने के लिए, शुद्धता बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने का तरीका है। तो त्राटक हमारा कैसे, कौन से टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने का हमारा हेल्प कर रहा है, और आंखों में कौन से ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो हमें त्राटक के माध्यम से हमें करना है, और हमें ऐड करना ही करना था षटक्रम क्रिया में, या कैलकुलेटिंग टेक्निक्स के अंदर हमें ये ऐड करने का ना, तो इसको इतना ऊपर माना गया है। इसलिए इसको इतना ऊपर माना गया है। जब हम त्राटक क्रिया करते हैं तो वैसे तो दो प्रकार की क्रिया होती है, एक बाह्य और एक आंतरिक। ठीक है, ये तो हो गया ध्यान को ज्यादा मद्देनजर रखते हुए। जब हम बाह्य वाली करते हैं ना, इससे अश्रु निकलते हैं, यानी कि आंसू निकलते हैं। उन्मेष निमेश वाली प्रॉब्लम जो होती होगी, ये याद है, उन्मेष निमेश किसमें होता है, कौन सा उपप्राण है, बताएं कौन सा उपप्राण है, निमेश उन्मेष। पलकों का झपकना किरकल प्राण होता है उदान, शायद। उदान तो है, मैं उपप्राण पूछ रही थी। किरकल होता है शायद। हाँ जी, ठीक है। क्रिटिकल जैसे मैंने कूर्म, क्रिटिकल और धनंजय, और कौन सा होता है, देवदत्त नागा कुर्मा ना। किरकल देवदत्त धनंजय। ठीक है, ये इसमें हमारे ये उपप्राण को भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता मीन्स उसका एक उसको एक सही डाइवर्जन देता है कि ये चीज ऐसे है ना, इसको इस वक्त कर दो, यहाँ से उस चीज को बाहर निकाल दो। जैसे छींकना हमारे लिए एक अच्छी चीज है, इससे जो भी कोई बैक्टीरिया, एक वायरल इन्फेक्शन, कुछ भी इन्फेक्शन हुई है उसको बाहर फेंकने में, थ्रो आउट करने में हेल्प होता है। किससे, छींकने से। नाक जो होता है, नाक क्या हेल्प करता है हमें, जो खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया वो खाने को बर्फ के फॉर्म में, डकार के फॉर्म में बाहर फेंकने में हमें हेल्प करता है कि ये वायु की हमें जरूरत नहीं है, उसको बाहर निकाल दो, एक्सपेल आउट कर दो। ये कुछ ऐसी वायु है जिस जो कि अंदर बन रही थी और अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको फेंक दिया जाए। इसलिए हम एक चौथाई खाना जो होता है हमारा, एक सॉरी, एक चौथाई पेट को हम खाली रखते हैं। ठीक है, ताकि वो जो एयर है वो बाहर ठीक से पल्व हो जाए। अगर नहीं रखेंगे तो एक तो खाना पचने के लिए, अग्नि के लिए एयर नहीं मिलेगी, क्योंकि अग्नि को प्रज्वलित थोड़ी सी एयर होगी तभी वो प्रज्वलित करेगी, यानी कि और बढ़ेगी। अगर इतनी हम अगर एक चौथाई पेट अगर खाली नहीं रखेंगे, ऐसे ही हम जब ये तरह की अग्नि क्रिया आप समझिए होती है त्राटक की, कि सामने हम दीपक को देख रहे होते हैं, दीपक जला के हम जब देखते हैं, घी का दिया हो, तेल का दिया हो, ऑलिव का, जैतून का, तिल का तेल अगर हो या घी का तेल का हो, तो ये हमें ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ये एनवायरमेंट में। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस जो उसके अंदर एक बारीकी तौर पे हमें देखना होता है ना, ऑरेंज येलो लेयर, ऑरेंज लेयर, फिर देन व्हाइट लेयर के अंदर हम जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देता है, ग्रीन लेयर होती है, ब्लू लेयर होती है पहले, अग्नि की कौन सी लेयर पहले दिखाई देती है, ब्लू या ग्रीन। व्हाइट पहले आती है, ये बत्ती बीच में दिखाई देती है जो बाती होती है ब्लैक ब्लैक वाली। किस किसने नाटक करा है,
करो तो सपने। हाँ जी, प्रियंका जी बताएं। हाँ मैम, शायद थोड़ा-सा ब्लू ग्रीन मिक्स सा रहता है, बहुत टाइम पहले किया था। ये वैसे हर रोज का, अगर कोई आदि व्यदि नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शंस में नहीं आता है, तो इसे डेली प्रैक्टिस करें। चाहे रात में करें चाहे दिन में करें, पर करें जरूर। रात को नहाकर जब बाहर आते हैं तो सबसे पहले अपना जो प्राणायाम अपने करने होते हैं वो करें। उसके बाद प्राणायाम से पहले इसको करें, उसको प्राणायाम करें और फिर मन को शांत करके फिर सो। शुरुआत करें, आज से करें, कल से करें या एग्जाम्स के बाद करें, जब मुझे करें पर करें। ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। तो इसमें जो फ्लेम होती है वो बीच में ब्लैक ब्लैक सा आपको दिखाई देगा, जिसमें हमें बाती नजर आती है। फिर हमें ब्लू नजर आता है, उस ब्लू के साथ ही जा रहा होता है ग्रीन ग्रीन, फिर आता है व्हाइट व्हाइट, फिर आता है येलो येलो, फिर ऑरेंज ऑरेंज सा, ऐसे जाता है, पूरे कलर्स जा रहे होते हैं। ठीक है। तो ये एक तो खैर इस चीज को हम रहने देते हैं अभी, कि टेक्निक कैसी है, वी ऑल नो। इस टेक्निक में कैसा होता है कि हमें बाहर एक हमें दिया जला के रखना होता है, विच इज पहले हम अपना बैठ जाएंगे और हमारे आई लेवल पे होना चाहिए। ये जितना भी होता है हमारे आई लेवल पे होना चाहिए। इसको हम देखते रहेंगे, थोड़ी देर तक हम देखेंगे, फिर शुरुआत तौर पे हम क्या करेंगे, इसको इसका इंक्रीज करेंगे। पहले हमने 30 सेकंड तक हमने अपने को कंट्रोल करा, देन 60 सेकंड कंट्रोल करने की कोशिश करी, देन हमने 70 सेकंड। इसमें जब थोड़ा ज्यादा हाई लेवल होता है तो उसमें 10 10 सेकंड का हम बढ़ाते रहते हैं। अगर 30 सेकंड करना ही मुश्किल हो रहा है तो इसके अंदर 2 2 3 3 सेकंड का हम एडिशन हम करते रहेंगे, ताकि हम आगे हायर लेवल तक पहुंच पाए। ठीक है। फिर आते हैं, इसको जब हम कर रहे होते हैं तो हम 30 सेकेंड्स के लिए बीच में ब्रेक लेना चाहिए, क्लोज कर लेना चाहिए। क्यों क्लोज कर लेना चाहिए? जैसे आसनों में हम बीच में शवासन करते हैं, ऐसे ही इसमें होता है। अगर आप जब टाटा क्रिया कर रहे थे, बीच बीच में हमें 30 सेकेंड्स के लिए हमें शवासन की क्रिया एक तरह से हम दे रहे हैं उनको, 30 सेकेंड्स की। लेकिन ये तब करना है जब हम इसकी क्रिया ऑलमोस्ट 15 मिनट की कर रहे हैं। तो अगर आप रात में कर रहे हैं या दिन के टाइम में कर रहे हैं, आप जब भी कर रहे हैं तो हमें अंधेरा हमें चाहिए, जिसमें से हमें दीपक को प्रॉपरली हम देख पाए। ठीक है। लेकिन जब हम किसी बिंदु पे हम ध्यान देते हैं या मूर्ति पे या प्रतिमा पे, अगर हम परमात्मा की प्रतिमा पे हम ध्यान दे रहे हैं, उनकी बिंदी पे ध्यान दे रहे हैं, उनके हाथ के बने उस आशीर्वाद पे जो ओम है, या उस पे सफेद रोशनी जो है उस पे अगर हम ध्यान दे रहे हैं, उनकी आंखों पे ध्यान दे रहे हैं, जहां भी हम ध्यान दे रहे हैं, उनकी नोज टिप पे ध्यान दे रहे हैं, कहीं भी अगर हम ध्यान दे रहे हैं, हम अगर अपनी नोज नोज टिप गेजिंग कर रहे हैं या हमने आईब्रो गेजिंग कर रही है, तो अगर हम ऐसी किसी चीज पे अगर हम गेजिंग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जो एग्जाम में आएगी वो ये वाली दिया वाली एग्जाम में आएगी। ठीक है, जैसे बता रही हूँ। अगर हम जब ये गेजिंग कर रहे हैं तो इस गेजिंग में हमें क्या करना होता है, इस गेजिंग में ये चीजें हमें बेनिफिट कैसे देती है, ये एकाग्रत करती हैं। एकाग्रत कैसे करती है? हमारे ब्लड सर्कुलेशन को। जैसे हम सूक्ष्म व्यायाम में करते हैं ना, हमारी हम एकाग्रित करते हैं, अपने चित्त को एक जगह पे लेकर आते हैं। उस पॉइंट पे हम सारी अपनी जितनी ब्लड वेसल्स हैं, जितना भी बड़ा ब्लड सर्कुलेशन है, सबको एक जगह पे ले आते हैं। कहते हैं ना, खाना खाते हुए चलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए और टीवी नहीं देखना चाहिए, ताकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन एक ही जगह पे अपने लगे, पेट पे लगकर, समान एरिया में लगकर, वहां उस एरिया में, पेट पेट वाले एरिया में लगकर वहां मेरी ब्लड सर्कुलेशन रहे। वही मेरा सारा स्राव जो है, एंजाइम का, जूसेस का, हॉर्मोन्स का, सब साफ अपना आराम से हो पाए। ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं उसको करने के लिए। लेकिन जब हम चलते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन डाइवर्ट हो जाती है, नीचे की तरफ चल जाती है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ध्यान होता है वो यहाँ डाइवर्ट हो जाता है, अब वो पेट पे उतना ध्यान नहीं रहेगा। हालांकि पाचन क्रिया चल रही होगी, लेकिन वो बहुत धीरे हो जाएगी, बहुत धीरे हो जाएगी। ठीक है। इसलिए कहते हैं बच्चों को भी हम यही सिखाना चाहिए पहले दिन से ही, कि बच्चों आपको बैठ के खाना खाना है, और कोशिश करो कि आलती पालती यानी कि सुखासन में बैठ के खाना खाना है, पैर लटका के नहीं खाना। आप नोटिस करेंगे जो इंग्लिश स्टाइल है बैठने का, चेयर पे होता है, नीचे पैर हम लटका देते हैं। दैट इज नॉट द करेक्ट पोस्चर टू व्हाइल ईटिंग, इवन व्हाइल स्टडिंग। ये करेक्ट पोस्चर नहीं है। मे बी ये इंग्लिश है और मे बी लोगों को अच्छा लगता है, कपड़े आज के टाइम में हम कुछ इस तरह से होते हैं, नहीं हम कर सकते, प्लस अब वो एक्टिवनेस नहीं है बॉडी में कि इतनी ज्यादा हम उठ बैठ सके। इजी नहीं है। खाना बनाते वक्त भी हम कोशिश करते थे नीचे बैठने की, खैर वो एक तरह की एक्सरसाइज हो गई, लेकिन जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें सुखासन में बैठना बहुत जरूरी है। सुखासन में जब हम बैठते हैं तो वो कुछ क्रिया कैसे हो जाती है, वो कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है। बॉडी कुछ ऐसे हो जाती है।
ठीक है, नीचे से ये आल्दी-बल्दी लगा के बैठ जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी थोड़ी स्ट्रेट हो जाती है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड हमारी स्ट्रेट हो जाती है। नीचे से अब हमारी यहाँ पे इस एरिया में कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। इस एरिया को कोई ब्लड सर्कुलेशन की इस एरिया की कोई जरूरत नहीं है। ये वायु दोष पैदा करती है। जब आप पैर नीचे लटकाते हो तो वायु दोष पैदा करती है। इसलिए खाना खाते वक्त ज्यादातर लोगों को आज के टाइम में होता है ना कि बादोशों के पैरों में दर्द हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आधी चीजें तो पचती नहीं है, और जो पचती हैं वो फिर वाई या बादोश ज्यादा पैदा कर देती है। कुछ तो एडल्ट्रेशन है, फैक्टर है, पर ये भी तो फैक्टर्स हैं जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं। जब हम इसे बांध देते हैं तो हमारा बादोश कम हो जाता है। इसलिए सुखासन हमारे जितने भी होते हैं या जितने भी ध्यानात्मक आसन होते हैं उसमें हमें क्रॉसिंग ज्यादा आती है। ठीक है, क्रॉसिंग मीन्स हमने पैरों को जोड़ देते हैं, हमने वादोष को हम कंट्रोल में लाते हैं यहाँ से। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इस चीज के अंदर फिर ये हमें किस किस प्रॉब्लम में हमें कहाँ कहाँ हमें हेल्प नहीं करता, कॉन्ट्राडिक्शन है इसके। एक आता है ग्लाउकोमा, जो अभी हमने बात करी। एपिलेप्सी वही बताया था, जैसे तरंगे इतनी ज्यादा ऊपर खाबड़ हो जाती है, ऊपर खाबड़ नहीं बोलूंगी, इतनी ज्यादा जम्बल्ड हो जाती हैं एपिलेप्सी में कि एक सिनेप्स दूसरे सिनेप्स से ठीक से बात भी नहीं कर पाता। मतलब कहते हैं ना, मच्छी बाजार। मच्छी बाजार किसका? सिनेप्सिस का। कौन सा सिनेप्सिस का? सिनेप्सिस जो न्यूरॉन्स आपस में बात कर रहे हैं, लिटरली मच्छी बाजार बन जाता है। कौन किससे क्या बात कर रहा है कुछ नहीं पता, बस केमिकल थ्रो करा जा रहा है, इसलिए अटैक आ जाता है, इसलिए बॉडी कंपन में आ जाती है। ये पता नहीं जब जब से मैंने सुना है, पता नहीं क्यों मुझे एपिलेप्सी वाकई में बड़ी दयाभान वाली लगती है। जैसे कि ये बड़ी ही क्रूर स्थिति है किसी इंसान के लिए, किसी को भी हो सकता है। और जब ये स्थिति होती है तो इंसान को पता भी नहीं होता उस बेचारे के साथ हो क्या रहा है, उससे कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर, और वो बड़ा अजीब तरीके से एक्ट करता है। सीजर्स जब होते हैं उस अटैक्स में वो देखने वाली हालात होते हैं, कईयों की जीभ कट जाती है, कईयों को कुछ हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें हम जब सीजर्स आते हैं तो क्या करते हैं, हैंड्स और लेग्स होते हैं, जैसे क्या करते हैं, जो फुट होते हैं यहाँ पे टैपिंग करनी चाहिए। यहाँ कोने वाला एरिया होता है ना, एल्बो का ये वाला एरिया होता है ना, एल्बो वाला एरिया होता है, यहाँ टैपिंग करनी चाहिए। टैपिंग मतलब थप्पड़ मारने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इन एरियाज पे। फिर यहाँ होता है, यहाँ मारने चाहिए, पैरों के तलवों पे मारने चाहिए। और कोशिश करने की रबिंग करो, हैंड्स पे रबिंग कर सकते हो, टैपिंग कर सकते हो, मीन थप्पड़ मारने चाहिए, जोर जोर से मारने चाहिए। इतना जोर से भी नहीं कि आप उसकी चमड़ी उतार दो, ऐसा नहीं करना। कोड़े नहीं मारने हैं, मतलब मारने में उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करना है, ताकि वो उसका ध्यान वहां से डाइवर्ट हो। जो उसके अंदर इतनी सारी तरंगे हो रही है उनको एक डायरेक्शन मिल पाए। वो एकदम से हो गया ना, जो तरंगे हैं, जो करंट पास हो रहा है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, वो एक बिल्कुल ही बस एक खुले जानवर की तरह हो गया है। तो उसको हम थोड़ी डायरेक्शन देते हैं, धीरे धीरे उसको पकड़ के लेके आते हैं कि ये देखो यहाँ मार रहे हैं हम, देखो यहाँ मार रहे हैं, मैंने यहाँ मारा। तो धीरे धीरे उसको स्टिमुलेशन मिली ना, सेंसरी सेंसरी स्टिमुलेशन मिली, तो वो स्टिमुलेशन की तरफ एक्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए उसको मारना शुरू करते हैं। इसलिए बदबू दी जाती है। बदबू क्यों दी जाती है, क्या बताया था मैंने? और फैक्ट्री लोग का अपना एक अपना खुद का प्रधान होता है, वो किसी से कुछ पूछ के नहीं करता, लेकिन वो फटाफट सबसे पहले काम भी वही करता है, एक्टिवेट सबसे पहले ये रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे करना चाहिए। कभी किसी को अगर आप देख ले, अगर अटैक पड़ता है ड्यू टू द प्राणायाम, वाइल डूइंग प्राणायाम, किसी को अगर अटैक पड़ जाता है तो ये करना चाहिए। ये एसओएस में से आता है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला अभी, ये वाली बात? ठीक है, तो सीजोफ्रेनिया क्या होता है? सीजोफ्रेनिया किसी के बारे में, किसी को पता है इसके बारे में? नो मैम। नहीं आई पता, थिंक एक अच्छा ही ठीक। कुछ कंडीशन में मे भी शायद देखते ही रहता है इंसान, वही कुछ है क्या? नहीं, ये इमोशनल डैमेज कह सकते हैं हम। इसमें लिम्बिक सिस्टम हमारा बहुत इफेक्ट हो जाता है। लिम्बिक सिस्टम समझाया था ना मैंने अभी, अभी मैं क्लास की हाँ स्टार्टिंग जी। में समझाया था ना, ये हुआ है। यहाँ उसका कंट्रोल नहीं होता। इमोशन में रोना शुरू तो रोना ही शुरू, भाई साहब रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, बच्चों की तरह रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। चुप करवा रहे हैं, मेच्योरिटी का मतलब वहां पे उनका कंट्रोल ही नहीं है अपने इमोशंस पे, पर वो रोई जा रहे हैं। आप उसे कैसे कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं आएंगे। अगर हंस रहे तो हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। एक बात रिपीट कर दी तो कर दी, शुरू हो गए तो हो गए। तो ऐसे कंडीशन जैसे से शुरू हो जाती है ऐसे लोगों की, अगर एक थॉट अगर माइंड में आ गया तो उसको छोड़ते ही नहीं इतनी आसानी से। वेदर इट्स नेगेटिव वेदर इट्स पॉजिटिव, वो थॉट ही क्या है, उसको वो कैटर भी नहीं कर पाते थॉट क्या चल रहा है दिमाग में। ठीक है, ये बेसिकली इमोशनल
प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है? और फिर माइग्रेन्स आता है, माइग्रेन्स इज़ रिलेटेड विद द टेम्परेचर और व्हाट? साइनस इज़ रिलेटेड विद द टेम्परेचर और व्हाट? माइग्रेन इज़ रिलेटेड विद द टेम्परेचर, लाइट, इनसे बड़ा हमें इफ़ेक्ट पड़ता है। जितना आई एरिया में प्रॉब्लम आती है, आई एरिया में क्या प्रॉब्लम आती है? एक चीज़ मैं भी दिखाती हूँ। ओके, अब आ गया अस्टिमैटिज़्म मैटिज़्म, ठीक है? अस्टिमैटिज़्म में क्या होता है, इसके अंदर हमारी जो दूर की पास की नज़र जो होती है, दोनों ही बिगड़ी हुई होती हैं। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर बायोपिया, ठीक है? उसमें जो होता है, एक दूर की नज़र, एक पास की नज़र, इसमें दोनों ही बिगड़ी हुई होती हैं। तो ऐसे इंसान को भी नाटक नहीं करना चाहिए, ठीक है? सीरियस आई डिसऑर्डर्स, क्योंकि जब ऐसे जो कंडीशन होती है तो उसमें ना आइज़ समझ नहीं पाती क्या हो रही है, उसके टिश्यूज़ और बिगड़ जाते हैं। पहले ही बिगड़ी हुई हालत में थे, वो और बिगड़ जाते हैं। इसलिए इसके अंदर वो हम कहते हैं ये वाला नाटक आप ना करें, ठीक है? दूसरी और भी क्रियाएँ हैं, वो कर सकते हैं, पर ये नाटक ना करें आप, ठीक है? फिर आता है, क्योंकि इसमें दोनों तरीके के चश्मे लगाने पड़ते हैं। जब हम चश्मा किसी को लगा हुआ हो दूर का या पास का, हम कहते हैं आप उतार दीजिए, आप चश्मा उतार के नाटक करेंगे। लेकिन ना तो पास का दिखता, ना तो दूर का दिखता, तो वो इंसान देखेगा कैसे? जहाँ मर्ज़ी आप दिया रख दो, उसको तो कुछ नहीं दिखाई देगा। उसके लिए सब कुछ मुश्किल ही है देखना, बिना चश्मे के, ठीक है? फिर इसके बेनिफिट्स क्या थे? मैं अभी दिखाती हूँ आपको कुछ इसके ऊपर, ठीक है? फिर इसके बेनिफिट्स क्या है? रिलीव मेंटल स्ट्रेस, हेडेक्स, माइग्रेन्स। हेडेक के रीजन बहुत सारे हैं, प्लीज इसको रिलेट मत कीजिएगा सिर्फ आईज के साथ। हेडेक के रीजन बहुत सारे हैं। अगर बॉडी में वात दोष अगर बढ़ जाएगा तो हेडेक को लीड करता है। पित्त दोष बढ़ जाएगा तो भी लीड करता है। धूप में निकल नहीं सकते, पित्त दोष ज्यादा है, वो क्या कहते हैं उसको, धूप वाले उसको, जो बुखार हो जाता है, लू लगना। तो लू उन लोगों को ज्यादा जल्दी लगती है जिनका पित्त दोष ज्यादा होता है, ठीक है? फिर तो हेडेक के बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। माइग्रेन, माइग्रेन में सर्वाइकल रीजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अगर किसी का सर्वाइकल रीजन बिगड़ जाए तो लाइट खोलोगे तो उनको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, बैलेंस नहीं बना पाएंगे। बैलेंस की बात मैंने कान से की थी, लेकिन जब कभी इस तरह से बैलेंस की बात होती है तो ये सीधा डायरेक्टली कहाँ लीड करता है? हमारे सेरिबेलम पे। तो वहां जब वो हिट करता है उसको, तो हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ईयर का जो फंक्शन होता है उसको ये थोड़ा डिस्टर्ब करना शुरू होता है। बहुत सारी चीजें को डिस्टर्ब करता है जो जो बैलेंसिंग को लेते हैं। हम कभी नोटिस करेंगे जब सुबह उठते हैं, हमारी एक आंख खुली है, एक आंख नहीं खुली, मसल रहे हैं जी, धीरे धीरे चलेंगे और बैलेंस नहीं बन रहा होता हमारा। उठते सार ही उनसे बैलेंस बन जाता है? नहीं बनता, टाइम लगता है बैलेंस बनाने में भी, इवन जब हम सो कर उठते हैं। तो ये चीजें उसके अंदर आती हैं, लाइट की वजह से बैलेंस बनाना, सर्वाइकल की वजह से बैलेंस बनाना, झटके से एकदम से उठ के खड़े हो जाना, बैलेंस नहीं बनता। यहाँ भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारे सेरेब्रल फ्लूइड जो होता है वो भी हमें कभी कभी चीजें समझने में, एकदम से समझने में टाइम लेता है। फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो चीजें समझने में टाइम लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बॉडी तो अपना आराम से रिपेयरिंग मोड पे थी ना। रिपेयरिंग मोड से आप उसको कह रहे हो एक्टिव मोड पे आ जाओ, तो इतना आसान नहीं है। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, आरईएम वाला मोड पढ़ा होगा, राइट? पढ़े थे साइकोलॉजी में? हाँ ना, तो बता दीजिए। जी, फिर से रिपीट कीजिए। जो साइकोलॉजी में आपने मोड पढ़ा होगा, आरईएम। हाँ, अच्छा, नॉन रैम एंड रैम। क्या दोबारा बताइए। आरईएम है ना, रैंडम, क्या हाँ था कुछ नॉन रैम और रैम 2 टाइप्स थे मतलब। जी, हाँ जी, अब सही बताया, आप सही बोल रहे थे, बोलिए। रैंडम, रैपिड आई मूवमेंट था आई थिंक रैम का। जी, हाँ। रैपिड आई मूवमेंट, ठीक। तो आप थोड़ा सा आगे बोलो तो मैं आगे, हम उसको धीरे धीरे लेके चलोगे। जैसे कि आपने गलत बोला लेकिन आपने वो करेक्ट कर लिया, ऐसे ऐसे अपना हो जाता है। इसलिए कहते हैं आंसर करना जरूरी है। आप बोलोगे तो आपको अपनी अपनी खुद की ही वाणी, अपनी खुद का ही बोला हुआ जब आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने सही बोला या गलत बोला, ठीक है? ओके, सो रिड्यूस करता है हमारे एंगर को, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है अभी बताती हूँ। शार्पनिंग द आई साइट, स्ट्रेंथनिंग द ऑप्टिक नर्व्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इम्प्रूविंग द मेमोरी, बैलेंसिंग नर्वस सिस्टम, ट्रीटिंग हाई ब्लड प्रेशर, ट्रीटिंग रैशेस। रैशेस कौन से रैशेस होते हैं इसके ऊपर बात करते हैं हम। हीलिंग इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, एनहांसिंग द फर्टिलिटी एज वेल। ये कैसे आ गया नाटक से, किसी को पता? चलिए फिर बात करते हैं, अगर नहीं पता तो हम अभी पता लगाते हैं कैसे होता है। जी,
पहले तो यहाँ पे आ जाइए, थोड़ी कुछ चीजें यहाँ पर हम टर्म्स को एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ओपीए का मतलब क्या होता है? विजन। मायोपिया पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, उसके अंदर इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन ओपीए का मतलब क्या होता है? विजन। ओपी का मतलब होता है विजन। मायोपी का मतलब होता है, म्यू होता है एक्चुअली, लैटिन वर्ड है, उसमें म्योपिया था, जो करते करते मायोपिया हो गया। ठीक है, आई थिंक मायोपिया की स्पेलिंग गलत है। और म्यू पर क्लोज होता है, मतलब कि क्लोज यानी कि पास की दृष्टि जो होती है बिगड़ जाती है, यानी कि पास का नहीं देखा देता। ठीक है, और उसमें होता क्या है, रेटिना पे जो हमारी जो एक जो बनती है, दृष्टि बनती है, यानी कि जो इमेज बनती है रेटिना पे, रेटिना में क्या होता है, उसमें उसके आसपास हमारे रॉड्स एंड कोन्स के सेल्स जो होते हैं, कलर्स को लेने के, उसको एब्जॉर्ब करने की, कौन कौन से कलर्स हैं, इतने प्रकार के रेड एंड कोन रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। इस तरह के लंबे लंबे ऐसे रॉड्स टाइप के होते हैं ऐसे से, और कोन टाइप के यू से बने हुए होते हैं, वो सेल्स होते हैं ऐसे करके कुछ बने हुए होते हैं, यू ऐसे, ये कोन्स होते हैं, और रॉड्स कुछ इस तरह से होते हैं, ऐसे करके जा रहे होते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे कलर्स को बताते हैं कि कौन सा कलर कैसा है, किस तरह का, किस प्रकार का है, जो भी हम लाइट लेते हैं। तो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन में भेजा जाता है। फिर ब्रेन बताता है क्या देखा, कैसा देखा, उसको कैसे परसीव करना है, याद रखना है, भूलना है, क्या करना है। ये मेमोरी जो होती है वो ब्रेन तक भेजी जाती है, ब्रेन उसको एनालाइज करता है कि मेरे को याद रखना है भी कि नहीं रखना, करना क्या है इसका। ये जो इंद्रियों से आपने ग्रहण करा, इसका ग्रहण करने का मैंने करना क्या है, फेंक दूं, रखूं, संभालूं, या फिर इसको पूरा लॉक कर लूं कि इसका ताला भी कोई कभी ना कोई खोल पाए। होता है ना कुछ बच्चों के उसमें लॉक लग जाता है, उसमें कोई अगर कोई हादसा देख ले ऐसा, तो उनकी आवाज गुम हो गई या कुछ ऐसा हुआ, तो ये वो खुद खुदा ही लॉक कर लेते हैं, वो एक्सट्रीम लेवल का लॉक कर लेते हैं, वहां से उनको निकाल के लाना, उस ताले को तोड़ना बड़ा आसान नहीं हो जाता। तो इस तरह की मेमोरी वो बना लेते हैं, गलत भी है। तो झटका या हादसा कुछ ऐसा हो जाए तो फिर होता है कि इस तरह की जो ग्रहण करा ना, उसकी एक इमेज, उसका जो आंसर है, फिर वो आपको बना के भेजता है, वापस भेजता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स cells inside your retina that react to light, change light energy into an electrical signal। फोटोरिसेप्टर्स जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कॉर्ड्स एंड रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, और ये जो होते हैं, ये लाइट एनर्जी जितनी भी, फोटॉन्स एनर्जी, क्वांटम एनर्जी, जो सूर्य देवता को जब हम देखते हैं, चंद्रमा देव को जो हम देखते हैं, उन एनर्जी को जब हम परसीव करते हैं, तो ये हमें उसमें हेल्प करता है। जब हम दिया को देखते हैं, दिया बाती देखते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, इसको रहने दो अभी, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये हमने देखा, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा था मान लीजिए, उसकी इमेज डायरेक्टली यहाँ बनी। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पर है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना यहाँ पर, ये वाला ब्लैक ब्लैक, ये वाला जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्पॉट स्पॉट सा दिख रहा है, यहाँ पे इसकी एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जो बिल्कुल ऑप्टिक नर्व को कवर करके रखता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो हमारी जो इमेज बनती है ना, वो इस तरफ, यहाँ ऊपर ऊपर की तरफ थोड़ा सा बनती है, यहाँ पे उसको कहते हैं यहाँ पे ये फोबिया, रिस्पॉन्सिव होता है शार्प एंड सेंट्रल विजन। ठीक है, जैसा भी विजन है, क्या हम देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या परसीव कर रहे हैं, उनको समझने के लिए। ठीक है, हालांकि ये चीजें इतनी इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एक लेफ्ट आई की जो नर्व है वो जो निकल के आती है, वो जाएगी यहाँ लेफ्ट ब्रेन पे। यहाँ से समझो कैसे लेफ्ट ब्रेन काम करता है राइट ब्रेन से, और राइट ब्रेन कैसे काम करता है लेफ्ट ब्रेन, मतलब बॉडी पे। ठीक है, लेफ्ट गवर्न करता है राइट साइड की बॉडी, और लेफ्ट साइड गवर्न करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये देखो कैसे आंखों में कैसे होता है, तो ये यहाँ से इसको गवर्न कर रहा है, ये यहाँ इसकी तारे जो है, तरंगे जो है ना, यहाँ जा रही है, और इस वाले की जो तरंगे हैं, तरंगे मतलब इसकी जो नर्व है वो यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, ये जो ऑप्टिक काइस्मा बीच में बन रहा है ना, ये वाला जो ऑप्टिक काइस्मा जो बन रहा है, इस ऑप्टिक काइस्मा की वजह से हमारे कुछ ग्लैंड्स पे असर पड़ता है।
ये बिल्कुल उस ग्लैंड के बिल्कुल नीचे से निकल के जा रहा होता है। कौन सा ग्लैंड? हाइपोथैलेमस के नीचे से निकल के जा रहा होता है। ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वहां से इसको टच करते हुए निकल रहा होता है। जब हम देखते हैं इसको, हम इन नर्व्स को हम एक्टिवेट करते हैं, जो हमारे सेरिबेलम को एक्टिवेट करता है, प्लस हमारे पूरे ब्रेन को यानी कि थैलेमस को पूरा यहाँ से एक्टिवेट करता है। थैलेमस हाइपोथैलेमस को पूरा एक्टिवेट करके रखता है। ये हमारा बैक ऑफ द स्कल आ गया, ये वाला एरिया। ठीक है? इस एरिया को ये एक्टिवेट करके रखता है, जिसकी वजह से हमारे बाकी की ग्लैंडुलर सिस्टम जो होती हैं, वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में आती है। इसलिए हमारी इमेज जो भी मैंने कुछ देखा इंद्रियों से, कौन से चक्षु इंद्रियों से अगर मैंने कुछ देखा, उसको याद रखने में मेरे को हेल्प करता है। अगर इस इंद्रियों को मैं ग्रहण ना करूँ, इन इंद्रियों से इसकी एनर्जी को सेव करके रखूँ और उस एनर्जी को यूज करूँ, सेव करूँ मीन्स उसको वेस्ट ना करूँ, उसको यूज करूँ, उसको एक्चुअल में एक जगह पे, किसी एक जगह पे एकत्रित करती रहूँ। यहाँ पे मैं इसको एकत्रित करती रही, करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। एक टाइम आएगा, गांधारी ने अपनी इस एनर्जी का, इस पावर का यूज किया था। कहाँ किया था? बताएं। युद्ध के पहले उसने दुर्योधन को बुलाया था। एग्जैक्टली वो ये पावर थी। ठीक है? यहाँ से उस पावर को उन्होंने एकत्र करके रखा होता। उन्होंने उस चीज को यूज करा जब टाइम आया तो, और वो समझ गए थे मेरे को क्या पावर्स मिल गई है। क्योंकि ये जो है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है, ये आपके पूरे ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा गवर्न करने में, समझने में, उसके अंदर की शक्तियों तक पहुंचने में हमें हेल्प करता है। ठीक है? यहीं से हमें इसलिए व्हाइट लाइट नजर आती है। जो जितनी भी अच्छी सात्विक जो गुण है, हमें यहीं से प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर के सारे अवगुणों को दूर करने में, दोषों को दूर करने में हमारी हेल्प करता है। ये हो गया स्पिरिचुअल वे में। अब इसमें क्या होता है, हमारे लिम्बिक सिस्टम, आपको बार बताई थी, लिम्बिक सिस्टम वो यहीं से क्रॉस कर, ये वैसे यहाँ पे होता है, ऐसे क्रॉस करके जा रहा होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ऐसे यहाँ पे क्रॉस करके जा रहा होता है, उस लिम्बिक सिस्टम पे ये एक्ट करता है। यहाँ पे ऐसे करके लिम्बिक सिस्टम जा रहा होता है ना, उसको उसको ये क्रॉस करके, मतलब उसके साथ ये उसके साथ इसका तालमेल अच्छा हो जाता है। तालमेल अच्छा क्यों हो जाता है? क्योंकि ग्लैंड्स आपस में जो इनका हार्मोनल सिक्रीशन जो होता है, वो इसकी वजह से एक्टिवेटेड रहता है, कंट्रोल में रहता है, हाइट नहीं बढ़ रही है। तो हाइपोथैलेमस, सॉरी, थाइमस ग्लैंड जो कहीं ना कहीं अपने, उसने जो हॉर्मोन्स बनाने थे एक टाइम पे, सिक्रीट करने थे फॉर द हाइट एंड, जो एक कोई भी ऐसी इच्छा है अगर किसी की, जो हमारे अंदर की जो आदतें हैं लिम्बिक सिस्टम के अंदर, वो उसको इम्प्रूव करता है। आदतों को लिए हमें अच्छा रहता है, कौन सी होगी? लिम्बिक सिस्टम। हमारी आदतें हो गई, या किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि रिफ्लेक्स, मैं आपको लिम्बिक सिस्टम से एक एग्जांपल देती हूँ, वो याद रहेगा आपको। अम्म, 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 तो आते तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ समझते हैं। जैसे कि कोई आर्मी ऑफिसर है, उनको इतने लंबे टाइम की हम इतनी ट्रेनिंग देते हैं, इतनी हार्ड ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जब कभी कोई दुश्मन सामने आता है तो उनका दिमाग कैसे एकदम से काम करता है ना। उनको बताना नहीं पड़ता कि आपने क्या क्या करना है, गन्स उठानी है, नहीं उठानी है, मारना है, या इधर छुपना है या उधर भागना है। एक नॉर्मल इंसानों को सिर्फ भागेगा, इधर उधर पैनिक करके भागेगा। लेकिन जब कोई आर्मी ऑफिसर होगा, जो इस तरह की फाइट्स के अंदर उनको पता है कि कैसे करना है, वो उनका रिएक्शन एकदम से काम करेगा, तुरंत काम करेगा। किसी को मारना है, तुरंत उनका हाथ उठेगा। जैसे फीमेल्स के अंदर होता है ना, एक सिक्स सेंस काम करती है, दैट लाइज हियर, समवेयर इट इज लाइफ हियर, जो उनको कहीं ना कहीं बता देती है कि कोई हमें घूर के देख रहा है, या किसी का टच कैसा है, बुरा है, कैसा है। वो टच नहीं भी करे तो वो असॉल्ट जो हमें कहीं ना कहीं दूर से मिलता है, वो जो ये चीजें जो महसूस यहाँ से हो रही होती है, ये जवाब देना है, नहीं देना, क्या करना है, छुप के भाग जाना है, अंदर ही अंदर मन के अंदर गालियां निकालनी है, या रोना है, इस तरह के जो इमोशंस हैं, वो हमारे लिम्बिक सिस्टम से निकल के आते हैं। ठीक है? जो पूर्व कभी जो हमारी जो संस्कार हैं, पूर्व संस्कार जो होते हैं, वो हमारे एमिगडाला के अंदर कहीं ना कहीं, इन सब में, मतलब पूरे लिम्बिक सिस्टम के अंदर बैठे हुए, छुप के बैठे हुए होते हैं। तो कहीं होता है ना कि बचपन से उनके अंदर ये चीज होती है, प्रभावित होती है, ये उनके अंदर सिस्टम के अंदर इसलिए फिट बैठी हुई होती है, यहाँ वो चीजें मिलती हैं। तो जो हम अपने संस्कारों को जो दूर कर रहे हैं, चित्त वृत्ति निरोध जो हम कर रहे हैं, पूर्व संस्कारों को अगर हम दूर करने की कोशिश करें, त्राटक उसके अंदर हेल्प करता है। तो स्पिरिचुअली हम अपने आप को कैसे धो रहे हैं, उसका दोहन कैसे कर रहे हैं, उसकी अशुद्धियों कैसे निकाल रहे हैं, अब क्लियर हुआ?
सिर्फ फिजिकल फॉर्म में हम अपने अंदर की गंदगी नहीं निकाल रहे, हम एक्चुअली स्पिरिचुअली भी अपने अंदर से गंदगी को बाहर निकाल पा रहे हैं। आंसुओं से तो निकाल ही रहे हैं, जाहिर सी बात है, आंसू आंसू आते हैं तो ग्लैंडुलर सिस्टम अपना काम करता है, लैक्रिमल ग्लैंड का आई एम सॉरी, लैक्रिमल ग्लैंड अपना काम करता है। तो इस वजह से मेरे जो आईज का जो मसल्स हैं वो परफेक्टली काम कर पाती हैं। जो उसके अंदर का जो विट्रस ह्यूमरस में जो डेब्रिस होता है, डेब्रिस मतलब गंदगी जो होती है आंख की, आंख आंख है कहीं पे, आंख आंख नहीं है, आंख ये रही आंख। तो ये यहाँ पे जितना भी आसपास यहाँ पे होता है ना, हम सुबह उठते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गंद सा लगा होता है। हम उसको, चाहे वो सॉफ्ट हो, जली जली हो, और जली फॉर्म में हो, या थोड़ा सा हार्ड हो गया हो, हम उसको निकाल देते हैं। तो वो डेब्रिस निकालने में हमें हेल्प करता है। अंदर ही कोई अंडरलाइंग डिजीज है उसको निकालने में हमें हेल्प करता है। तो इस तरह से ये सब चीजों को हमें हेल्प करता है। ये है विट्रस फ्लूइड सारा का सारा, जो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है, हमें हेल्प करता है। ऑप्टिक नर्व को कौन बचा के रखता है? ब्लाइंड स्पॉट बचा के रखता है। ठीक है, यहाँ पे इमेज नहीं फॉर्म होती है, इमेज ऊपर की तरफ फॉर्म होती है। रेटिना पूरा, ये रेटिना है पूरा, ये पूरा रेटिना है। सॉरी, ये पूरा रेटिना है। रॉन्ग, ग्रीन। तो ये पूरा रेटिना होता है। इसके अंदर हमारे हम जो इमेज आती है, जो लाइट एनर्जी आती है, आपने नोटिस करा होगा, आंख जो ये एरिया, पतला वाला एरिया है ना, ये छोटा और ये बड़ा हो जाता है अकॉर्डिंग टू लाइट एनर्जी। अगर लाइट कम होगी तो क्या करेगा? ये फैलेगा या सिकुड़ेगा? सोचो, ये इतना एरिया है सिकुड़ हाँ जी, लाइट कम होगी तो ये सिकुड़ेगा। नहीं फैलेगा कुछ टाइम पे। एग्जैक्टली, ज्यादा रहेगा तो वो सिकुड़ेगा। बिल्कुल। और जब रात के टाइम पे हम जब मोबाइल अपनी आंखों के पास लाके बहुत सारे कोई गेम खेल रहे होते हैं, या कोई ऐसी वेब सीरीज देख रहे होते हैं, तब क्या करेगा? फैलेगा या सिकुड़ेगा? फैलेगा। फैलेगा। क्या ये अच्छा है? नहीं। ये जो हमारी रेटिना का जो एक स्वाभाविक जो नेचर है ना, कि रात के टाइम में सो जाओ, प्लीज सो जाओ, ये वो बेचारा बता रहा होता है। तो ये जो फंक्शन है उसका ओवरडोज हो जाता है जब हम बहुत पास लाके उसको देखते हैं। प्लस जो रेस निकल रही होती है मोबाइल में से, लैपटॉप में से, ये इतना दुष्परिणाम पहुंचाती है जो रेटिना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। एब्जॉर्ब मीन्स उसके बर्दाश्त के बेचारे के बाहर होता है। आप उसको इतना ज्यादा ओवरडोज दे देते हैं कि ये सब देख देख के कि वो लास्ट में, अंत में आगे वो हार मान जाता है, और रेटिना अपनी जो एक जो उसकी पावर थी, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसको धीरे धीरे लूज करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका ओवर यूज कर लिया गया। ठीक है, ओवर यूज की वजह से रेटिना अपनी पावर्स, यानी कि धीरे उसको लूज करना शुरू करता है। इसलिए कहीं ना कहीं इमेज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो ही जाती है, दूर या पास से। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। सॉरी, कोई और पोर्शन नहीं रह गया? एक सेकंड मैं चेक कर लूं कि कोई और पॉइंट अगर रह तो नहीं गया। नहीं, ठीक है। अभी का ये क्लास आज का सर हम कंप्लीट करते हैं। इसमें सत्रम हमारा आज कंप्लीट हो गया टिल द त्राटक। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ समझ ना आया हो? इसी में